रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए आचार्य ठीक। जी। सबों को नमस्कार। आज आयुर्वेद के श्रृंखला में डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, जो आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य और हमारे संगीताचार्य का हार्दिक अभिनंदन है। और पिछले दो एपिसोड में उन्होंने जो मिलेट्स आधारित जो आयुर्वेद का परिचय दिया था, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और थोड़ा सा पिछला दो क्लास का एक इंट्रोडक्शन दे दें, और उसके पश्चात जिसके जो प्रश्न हैं, पहले के भी जो प्रश्न थे और अभी भी जो प्रश्न है, उसका उत्तर दें। आपका जो धन्यवाद। एक आईडी था वो याद है सर आपको, ऑक्सफोर्ड का? मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। विष्णु फोन करने से ही मिलेगा। बाकी सब म्यूट कर लें। शुरू करें डॉक्टर प्रशांत दादा। एक बार अच्छा, आप इंट्रो दे दें पिछले दो क्लास का, और उसके बाद फिर शुरू करें। बाकी सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज। डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, शुरू करें प्लीज। जी। एक बार आप सभी को इंट्रोडक्शन प्रणाम, दे दें नमस्कार। थोड़ा। जी। तो मिलेट्स की श्रृंखला के अंतर्गत हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें वात पित्त कफ के आधार पे मिलेट्स को जांचना था। तो पिछली बार हमारे पास में कुछ प्रश्न आए थे। आज हम, क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ और यहाँ सेंटर का ग्रेटर नोएडा में काम चल रहा है, इस वजह से वो मैं कुछ फाइलें कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। अभी शर्मा जी ने याद दिलाया कि आपको कलेक्ट करना है, तो आप लोगों के आदेश पर हाजिर हूँ, इसलिए शुरुआत करते हैं हम। पिछली बार हमारे पास में जो भी प्रश्न थे, अभी आप सीधे प्रश्न लेना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करके और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो श्रृंखलाएं चलने वाली थी, हमने सोचा था कि इसको वात पित्त कफ के आधार पे, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, आयुर्वेद में के अंदर जो व्यवस्था दी गई है उसके आधार पर मिलेट्स के कौन कौन से भाग क्या क्या हमको लाभ करते हैं, क्या क्या फायदे करेंगे, क्या मतलब। तो लास्ट टाइम में एक प्रश्न आया था, हमने पिछले दिनों ये भी जानने का प्रयास किया था कि वात पित्त क्या है। शॉर्टकट में ये समझने का प्रयास किया कि वात पित्त और कफ क्या है। उसके बाद में हमने जाना कि वात पित्त और कफ के आधार पर जानने का प्रयास किया कि वात पित्त और कफ के आधार पर हमको कौन कौन सी मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमने देखा वात पित्त के आधार पे मोटे अनाज जो हमारे जो मिलेट्स कहलाते हैं, मिलेट्स के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। मिलेट्स के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। अब हम आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं आपके जो प्रश्न है उनका मैं सीधे तौर पर जवाब दूंगा। तो आपके जो भी प्रश्न है या समाधान के बारे में आप वात पित्त कफ के आधार पे, आयुर्वेद के आधार पे जानना चाहेंगे, मैं आपके लिए सहर्ष स्वीकृत रूप से आपके सम्मुख हूँ। तो आपके कोई सवाल हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अगला जो भाग है ना, जो तीसरा भाग की जैसा मुझे आदेश हुआ है, तीसरा भाग वो अभी मैं कलेक्ट नहीं कर पाया। उसके नोट्स क्या क्या रखने थे वो अभी हो नहीं पाया। तो आप सीधे तौर पर मेरे से प्रश्न और समस्याओं को रख सकते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं डॉक्टर कमल टावरी बोल रहा हूँ। ये जी तावड़े अभी साहब, कुछ हाँ। दिनों से दोनों पैरों में सूजन रहती, और अभी कुछ दिनों से थोड़ा ज्यादा चलने के बाद घुटने में जैसे दर्द और वजन
सा महसूस होने लगा है। वजन का अभी 85, 85-86 वजन है, तो थोड़ा ज्यादा है। तो इसके बारे में कुछ राय देंगे क्या? पैरों पैरों में सूजन। जी बहुत बढ़िया। देखिए, पैरों में सूजन में दो तीन प्रकार से हमें जांचना होगा। उसके लिए जांचना ऐसा होगा कि यदि पैरों में सूजन है तो दो चीजों को हमें दृष्टिगत करना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि उस सूजन में चमक है या नहीं। यदि उसमें चमक है ना, स्किन के अंदर चमक है, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ अभी, तो जैसे मैं अपने पैर को यहाँ पर पुश कर, एक मिनट मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको अपना चेकअप करके सेल्फ आपको बताता हूँ कि हमें सूजन को देखना कैसे होगा। जी, तो जैसे ये किसी पेशेंट के पैर हैं, अभी तो मेरा ही है, लेकिन किसी पेशेंट के पैर हैं, और हम इसको ऐसे दबा के चेक करते हैं, और ये दबा हुआ जो उंगली है एकदम रिफ्लेक्ट करके वापस ऊपर आता है ना। जैसे हमने ये यहाँ किया, यहाँ हमने दबाया और ये पैर एकदम से स्किन ऊपर आ गया, है ना। तो ऐसी कोई फिर भी इसमें सूजन दिखती है और ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो समझ जाइए ये कोई इन्फेक्शन के कारण सूजन हो सकती है। लेकिन किडनी वाली केसेस में, जो ओवर एज में, जैसा आपने 89 की एज बताया है, तो इस तरह की जो एज अवस्था में ज्यादातर लोगों के साथ में किडनी की सूजन, किडनी की फेलियर या किडनी की परेशानियों के कारण, नॉट फेलियर, परेशानियों के कारण वो सूजन आ रही है, तो हम उसको पैर को ऐसे ही दबाएंगे यहाँ पे, तो अंदर वो सूजन, ये जो गड्ढा सा जो बना है ना, वो अंदर गड्ढा बना रह जाएगा। तो आप ये चेक करके मुझे बताइए कि ये परिस्थिति आ रही है, तो हम उस पर दूसरी व्यवस्था दें, है ना। दोनों की व्यवस्था अलग अलग है। तो वो किडनी रिले पैर दिखा सकते हैं तो दिखा हाँ दीजिए डॉक्टर हाँ साहब। बिल्कुल। हाँ, मैंने तो अपना दिखा के बता दिया। इस तरह से हम इसकी मैंने नहीं, भी जांच। पैर को उनका पैर दबाया, सूजा हुआ आपने है, तो जो अगर आप जैसा बोला दिखा ना, सकते हैं। आपने जी जो बोला तो मैंने भी पैर को दबाया। जी तो दबाने के बाद जो गड्ढा आना चाहिए वो उधर जी। तो नहीं है, यानी साइड में। लेकिन जो अच्छा, जो ऊपर वाला पैर है, पैर का जो भाग है, उंगलियों के ऊपर वाला, वहां जी पर कभी कभी दबाने से वो गड्ढा सा पड़ जाता हाँ। तो ये जो सूजन है वो किडनी से रिलेटेड हो सकती है। तो सबसे पहला काम करना है, ये वाटर रिटेंशन हो रहा है अपने बॉडी में। तो इस वाटर रिटेंशन वाली कंडीशन में क्या करना है हमको, एक शॉर्टकट परिणाम आपको, आप खुद ही अभी करके और लोगों को दिखा भी सकते हैं। कैसे दिखाना होगा, अभी मैं देखता हूँ कि इसको बैक कैमरे में हम लोग करके देखते हैं। हाँ, तो जैसे ये मेरा, ये आपने बोला कि ये जो फिंगर वाली पोर्शन है, इस फिंगर वाले पोर्शन के ऊपर क्या हो रहा है, हमको दबाने से यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है। तो शॉर्टकट क्या करना होगा इसमें, हमको ये करना है, इसको जैसे वाइप करना, वाइपर होता है कि नहीं, बाथरूम के अंदर यहाँ पानी गिर जाए, है तो पानी से वाइपर से हम वाइप करके उसको आउट कर देते हैं। ठीक इसको हमको क्या करना है, वाइप करके इसको कहाँ ले जाना है, किडनी की तरफ ले जाना है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे किडनी की तरफ आप ले जाइए। दोनों चीज में सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे एक हाथ से इधर, एक हाथ से इधर, ये दोनों एज से करके एक साथ यूं करेंगे, जैसे मैंने लिया पैर को, हमारी चार उंगली और एक अंगूठे के बीच में वाइप कर रहा हूं मैं इस तरह से। तो जब ये वाइप करूंगा मैं, तो क्या होगा, यहाँ की जो सूजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। जब और मैं वाइप करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगी, और वाइप करूंगा तो और ऊपर जाती जाएगी, ऐसे। राइट। तो इसको मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, किडनी तक पहुंचा सकता हूं, और किडनी इसको फ्लश आउट करके बाहर निकाल देगी। तो एक तरीका तो ये, सूजन तुरंत प्रभाव से उतारना है, 2-5 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा, आप करके देख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, हमें पैरों को इतना घुटनेदार, घुटने तक पैरों को क्या करना होगा, गर्म पानी में रखना होगा। गर्म पानी इन द सेंस फिटकरी वाला और नमक वाला, है ना।
तो नमक और फिटकरी के गर्म पानी में हमको उसको पैर को सेकना है, जितना अत्यधिक, जितना हम सहन कर सकते हैं टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर सहन कर सकते हैं उतना टेम्परेचर में पानी में पैर को रखना होगा। और पैर को जब हम सोएंगे, तो क्या करना है, या तो हम कुछ भी चीज लगा करके पैर को ऊपर रख के सोएं। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम अब यहाँ ये एक बेड है, ये बेड है, तो बेड में जब हम पैर उधर रखे हुए हैं तो हमको इस पैर को 1.5 फीट ऊपर करना है। किससे, हार्ट से 1 से 1.5 फीट ऊपर करना है। तो क्या करना होगा, इसके नीचे कुछ सपोर्ट देंगे, ऊपर कर लेंगे, फिर और कुछ देंगे, ऐसे इसको ऊपर करते जाएंगे। ये ऊपर करके जब हम इसको रखेंगे तो ये जो सूजन है, आ, हमारी जो पैरों की स्थिति है, वो पैर इस पोजीशन पे आ जाएंगे। ये जब है ये ऐसे उठे हुए दिखेंगे, तो हम जो लेटे होंगे, हम इस पोजीशन में लेटे हुए, राइट। ये पैरों को हमने क्या किया, इस पोजीशन में ले लिया। 45 डिग्री या जितना भी हम ऊपर ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं 45 डिग्री या 50 डिग्री या 90 डिग्री तक लाएं। ज्यादा देर जितना आप हार्ट से ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी पावर से जो आपने पानी के अंदर, फिटकरी क्या काम कर रही है, फिटकरी को फाड़ना का काम, पानी के अंदर या जो भी मटेरियल उसमें कषाय रस है, तो कषाय रस क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को फाड़ देगा। ब्लड के अंदर जो गंदगी जमा हो गई है उसको फिल्टर हमारी जो किडनी फिल्टर करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही, तो नहीं कर पा रही तो क्या करना, उसको पानी में डाल के वो खुद से वो फिटकरी वाला पानी नमक वाला उसको फाड़ के अलग कर देगा। नमक वाला पानी ना भी रखेंगे तो अच्छा है, फिटकरी वाला रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। तो यदि बीपी है, आपको बीपी हाई भी है, क्योंकि किडनी के केसेस में ज्यादातर लोगों को बीपी के साथ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एक एज के बाद में बीपी, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन भाई लोग हैं सबको एक ही प्रॉब्लम आ रही है ज्यादातर, या तो बीपी भी ऊपर है क्योंकि एडिनो ग्लैंड पर इसका वजन पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो एडिनो ग्लैंड जब इसको रिफ्लेक्ट करता है तो ये बीपी अचानक से बढ़ता ही बढ़ता है। और पेट में गैस बनती है तब भी बीपी तेज बढ़ता है। 2 कारणों से बीपी बढ़ सकता है। पहला कारण, ये किडनी के साथ में जो वाटर रिटेंशन हुआ है, सूजन हुई है पैरों में या शरीर के अन्य भाग में किसी में भी, ऐसी परिस्थिति में क्या है कि जो बीपी बढ़ रहा है वो 2 स्थिति में, या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल में एचडीएल बढ़ा है तो अच्छा है, एलडीएल वीएलडीएल बढ़ा है तो खराब है, राइट। तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जिसके कारण यदि बीपी बढ़ेगा, तो हम यदि बीपी की मापन देखते हैं कि 120/80 है ना, तो 120/80 की जगह 120 की जगह हो सकता है 130 हो जाए, 135 हो जाए, या 140 हो सकता है, लेकिन सीधा 180 या 160 या 190 1 या 200 तक यदि जा रहा है तो वो गैस के कारण है, गैस ट्रबल के कारण बीपी बढ़ रहा है, राइट। जो कोलेस्ट्रॉल के कारण बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे अप हो रहा है, चाहे वो डायलिस्टिक है या सिस्टोलिक है, इन दोनों में से कोई भी बढ़ेगा बीपी तो वो एक एज में बढ़ रहा है। और एज बाउंडेशन में, जैसे अब आपकी एज 89 बता रहे, तो यहाँ आपका 150 तक ठीक है। एक एज के बाद में बीपी बढ़ता है, जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, तो उसका भी बीपी बढ़ा ही रहता है, तो उसको हम 120/80 से मापने का प्रयास करेंगे, तो ये पैरामीटर उसके लिए फिक्स ठीक नहीं है। तो एक एज के बाद में जब बीपी बढ़ रहा है, यदि कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल के कारण बढ़ रहा है तो थोड़ा बढ़ेगा, यदि गैस ट्रबल के कारण बढ़ रहा है तो एकदम रिफ्लेक्ट कर जाए, 120 की जगह 180 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, 160 भी जा सकता है। तो ये हमको समझना है कि बीपी कौन सा वाला बढ़ रहा है। और यदि वाटर रिटेंशन के साथ बढ़ रहा है, तीनों कारण मैंने बता दिए, एक तो वाटर रिटेंशन वाला, एक गैस के वाला, गैस में एकदम रिफ्लेक्ट करेगा, वाटर रिटेंशन में भी धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उसमें गैस भी इन्वॉल्व होती है,
क्योंकि आयुर्वेद मान के चलता है कि नाभि के नीचे का भाग हमारा वात प्रकृति कहलाता है, वात वात का स्थान है। तो वात का डिस्टरबेंस के कारण वो प्रॉब्लम आएगी। तो जब वो प्रॉब्लम आएगी तो हमको ये समझना होगा कि जो पैर हैं, पैरों में वाटर रिटेंशन देखने को मिल रहा है, जैसा आपकी फिंगर्स में देखने को मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी बीपी भी साथ में हुआ, जनरली होता कि कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। यदि बीपी साथ हुआ तो ज्यादातर पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल वाला जो एकदम नहीं बढ़ने वाला केस भी देख सकते हैं, और एकदम बढ़ने वाला 180 या 200 क्रॉस करने वाला भी देख सकते हैं। क्योंकि उसमें एडिनो ग्लैंड पर वाटर रिटेंशन का ज्यादा जोर पड़ रहा है। आपके जो इसमें प्रश्न आते मैं पढ़ नहीं पाता, तो आप हैंड रेज करके प्रश्न कर लीजिएगा बीच में जो भी आएंगे इसमें। तो इन दोनों की परिस्थितियों में ये फर्क है, मैंने आपको दोनों की परिस्थितियों में बता दिया। तीसरी परिस्थिति में दोनों इंक्लूड हैं, दोनों इंक्लूड होंगे तो उसमें बढ़ेगा, कभी एकदम रिफ्लेक्ट करेगा बीपी और कभी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जब वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा, सूजन ज्यादा होगा, उस परिस्थिति में भी आपको बीपी बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि वो ग्लैंड पर वजन पड़ रहा है, इसके कारण आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल वाला धीरे धीरे बढ़ेगा, गैस वाला एकदम रिफ्लेक्ट करेगा। अभी आपने चेक किया एकदम बढ़ा हुआ दिखा, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद चेक किया तो हो सकता है उससे कम या उससे ज्यादा बढ़ता मिलेगा। यानी उसमें अंतर आ रहा है, एक बार मापा दूसरी बार मापा उसमें अंतर दिखेगा तो समझ जाइएगा ये गैस का है। कोलेस्ट्रॉल वाले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, 2-5 का अंतर आता है तो ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल वाला हो सकता है। इन दोनों की परिस्थिति के साथ मैंने बता दिया। वाटर रिटेंशन में केवल और केवल एक ही प्रयोग, आपको पानी में पैर रखना है, उसमें नमक और फिटकरी का घोल बनाना है। कैसे पता लगे कि ये मेरा घोल तैयार हो गया 20 लीटर की बाल्टी में, तो आप मुंह में जब उसका थोड़ा सा पानी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट फिटकरी वाला और नमक वाला आ जाना चाहिए। जब ऐसा हो गया, जब आप पैर को गर्म पानी में अंदर डालेंगे तो 10-15 मिनट बाद में वो पानी का टेम्परेचर घटने लगेगा, और उसको किसी एक बर्तन में निकाल के फिर से गर्म करके फिर साइड से उसको धीरे धीरे डालेंगे तो वापस टेम्परेचर मैनेज होने लगेगा। जब टेम्परेचर बराबर जितना हमको चाहिए मैनेज हो जाएगा तो फिर से आपको पैर अंदर रखना होगा। ऐसे जितना देर, आधा घंटा पौन घंटा रखेंगे, जितना ज्यादा रखेंगे उतना जल्दी आपको इस मामले में रिलैक्स मिलेगा। लेकिन 2 चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही अपन पानी पाँव में पैर के ऊपर पानी आता है या हम पानी में पैर को रखते हैं, ऐसी परिस्थिति में 2 चीजें होती है। एक में बीपी किसी किसी का लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है जैसे हम जो एक पैरामीटर माप के रखते हैं कि 100 और 60 के बीच में है तब तक ठीक है। लेकिन लो इससे ज्यादा हो रहा है तो आपको, नहीं 170 के बीच में है तो ठीक है, और भी डाउन हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हम 60 तक रिस्क फैक्टर से कुछ हद तक बाहर हैं। और किसी को इससे भी ज्यादा डाउन हो रहा है तो चक्कर आएंगे, सिर में दर्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो बॉडी में नहीं जा रहा, इस वजह से ना। तो ब्लड का फ्लो कम हो गया बीपी डाउन होने की वजह से। ये रीजन हो सकता है कि पानी में आपने जो पैर रखा है इससे बीपी लो होता है। नमक वाले पानी में रखेंगे तो, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि समुद्र स्नान करने से बीपी लो होता है ना। उसकी भाषा शैली अलग है, मैं आधुनिक भाषा शैली में बात कर रहा हूँ, राइट। वहाँ की भाषा शैली थोड़ी सी अलग है। तो वो समुद्र स्नान की सलाह दी जाती है आयुर्वेद में। समुद्र स्नान, अब घर में समुद्र कहाँ से लाएंगे? समुद्र में जा नहीं सकते, समुद्र क्या होता है? पानी खारा होता है। तो घर में खारा पानी बना लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए। अब किडनी की भी प्रॉब्लम है, उसमें वाटर रिटेंशन हो रहा है और ब्लड से फिल्टर होके बाहर नहीं निकल रहा गंदगी बॉडी से, तो फिर क्या करना, उसमें फिटकरी भी मिला ले। इसलिए दोनों काम करेगा, वाटर रिटेंशन का
फेलियर जो है किडनी का उसमें भी कम करेगा। और हो सकता है आप KFT यानी किडनी का टेस्ट कराएंगे, किडनी फिल्टरेशन टेस्ट, तो उसमें भी ये चीज आपको सामने देखने मिल सकती है। या फिर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ सकता है। इन दोनों चीजों के जो लक्षण आपके ये पैरों में दिख रहे हैं, ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो करना तब भी वो ये टेस्ट करने के बाद में, और टेस्ट करने से नहीं कराएंगे तब भी आपको यही प्रयोग करने हैं। तो आपको ये नेचुरल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक प्रयोग है, सेफ है, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट का केवल एक ही रास्ता है, वो आपका बीपी लो होना या पल्स रेट गिर जाना। किसी का बीपी लो में हो सकता है ऊपर का 150 दिखे, लेकिन नीचे वाला जो है वो 80 की जगह आपको हो सकता है वो 60 तक आ जाए। ये जो डिफरेंस बीच का दिखेगा, ये भी उसके पानी के प्रभाव के कारण हो सकता है। तो ये ज्यादा यदि आप पैर को पानी में रखते हैं कि जल्दी लाभ हो जाएगा, लाभ तो होना है, लेकिन दूसरा प्रभाव भी आपको चेक करते रहने का। या एक बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने पास में चेकर रखना पड़ेगा, और वो चेक करके आपको बताता रहे बार बार। हर 10 से मिनट में 10 से 15 मिनट में आपको चेक करते रहना पड़ेगा। यदि पल्स रेट भी आपकी 72 से 75 80 के आसपास रहती है तो अच्छी है, और डाउन होती है 60 के आसपास है तो ठीक है। कईयों की 60 से भी नीचे जा रही, 60 भी वो उसका एक बाउंड्री वाल है बस। इससे नीचे जाने का मतलब, इसको हम मेडिकल साइंस में ब्रांडी कार्डिया बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये ICU का पेशेंट होता है एक तरह का, और ऐसी कंडीशन में ICU में जा सकते हैं। ये आपको ये सावधानियां बरतनी होगी, ये पक्की बात है। इसमें आपका कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। जी बहुत अच्छा लगा, आपका विश्लेषण बहुत पट गया, बहुत जी पटने जी। वाली बातें आपने बताई। तो एक छोटा सा और प्रश्न है, ये गैसेस कैसी कम हो, गैसेस होती है, ये कैसे क्या कम चीज? हो जाए? गैस 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 गैप? गैस गैस? जी। ओके ओके, गैस। देखिए, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो डाइजेशन नहीं होगा तो वो सड़ेगा और गैस बनेगा। एक ही कारण है बस, उतना खाना खाना है, इसको उतना ही देना है जितना ये पचा ले ठीक से। फिर भूख लगता है थोड़ी देर बाद फिर दे दो। क्योंकि सीनियर सिटीजन की सबसे बड़ी परेशानी है, ये जो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ये सब प्रचार हो रहे हैं, या जो भी सोशल मीडिया प्रचार चल रहे हैं, ये सब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 16 घंटे का 16 घंटे का इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग करिए। इस चक्कर में वो लोग और ज्यादा बीमार होकर के आ रहे हैं। कई बार तो कुछ को फायदा है कुछ को नहीं है। सीनियर सिटीजन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भूख लगे तभी खाना खाना है, जब प्यास लगे जब पीना है। भूख न लगे तब बच के रहना है, नहीं तो वो गैस बना देगा। वो गैस बना देगा तो इतनी परेशानी आएगी। देखिए, गैस बनने का एक ही कारण है, एक तो हमने खाना ठीक से चबा के नहीं खाना है। बंगाली क्या बोलता है, बंगाली बोलता है, बंगला भाषी जो है वो बोलते हैं ज्यादातर, खाना पीबो पानी खाबो। अब पानी खाबो का मतलब क्या है, पानी को खाना है क्या? नहीं, यानी पानी को जब जितना ज्यादा ऐसे चबाएंगे। अब कबूतर है, कबूतर पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ गया है, जितने भी पंछी हैं वो सारी यूनिवर्सिटी में पता नहीं कहाँ पढ़ गया है। वो एक बूंद पानी लेते हैं और ऊपर मुंह करते हैं, ऊपर मुंह करके ऐसे हिलाते हैं, वो पानी को खा रहे हैं। जो बंगाली भाषा में हम बात करते हैं ना, पानी खाओ, तो पानी को ऐसे मुंह लेकर के ऐसे कर रहे हैं। यानी जितना मुंह हिलाएंगे तो उतना ज्यादा लार आएगा, लार आएगा तो पानी मिक्स होगा, मिक्स होगा तो आपको गैस बनने की प्रक्रिया और यूरिक एसिड बनने की प्रक्रिया दोनों ही माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो खाना नहीं पचेगा, दो ही चीजें, तीन, सबसे पहला काम होगा गैस बनेगी, दूसरा यूरिक एसिड बनेगा। यूरिक एसिड आपके जितने भी जोड़ हैं उनको खत्म करने के लिए अकेला काफी है। अभी इसका पीछे पूरा 103 104 कुनबा है लंबा चौड़ा, ये तो अकेले भाई साहब हैं। इसके पीछे LDL VLDL HDL ऐसे पूरा पूरी लाइन है, और वो 103 104 हैं। ये जो इतने सारे टेस्ट वो जो बन रहे हैं कंटेंट बॉडी में, केवल खाना ठीक से खाने के न खाने के कारण और ठीक से पानी न पीने के कारण, केवल खाना और पीना ही
का तरीका बदलने के कारण हमने अब जल्दी से तो हम खाना खा जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ की जल्दी, ऑफिस जाना है। जनरली होता यह था, हमारी दादी नानी हमें खाने को, हम खा रहे होते हैं तो हमारा कोई फ्रेंड आ गया बाहर से तो वो बोलते हैं बाहर बैठिए, अभी आप वेट करिए, अभी वो खाना खाता है, आपको खाना है तो आप जाइए वहां पे बैठ जाइए, बैठेंगे आपको खाना मिल जाएगा। बात करने नहीं देती थी दादी नानी। इसका मतलब यह है हमारा ब्रेन का फोकस, हमारी इंद्रियां, आंख नाक और मुंह, ये सारी उस खाने पे केंद्रित होनी चाहिए, किसी अन्य विषय पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जब ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हमारे हार्मोनिकल ग्लैंड जितने ब्रेन में रिलेटेड है, या मेडुला ऑब्लांगाटा, ये जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, ये अपने हार्मोन्स का, हजारों प्रकार के हार्मोन्स बनाते हैं, ये सिक्रेशन करते हैं। ये जो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू, ब्लड ऊपर जाता है और ब्लड के अंदर मिक्स हो करके हार्मोन्स कहाँ जाते हैं, लीवर के पास जाते हैं। लीवर को ब्रेन के हार्मोन की भाषा पढ़नी आती है, कि वो पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है, इंटेलिजेंट है ऑर्गन बॉडी का, इसलिए वो 90% ज्यादा काम करता है ना। पढ़ा लिखा ऑर्गन है तो उसको भाषा समझ में आती है कि ये वाला हार्मोन आएगा तो मेरे को रसगुल्ला पचाने का पाचक रस बनाना है, ये वाला हार्मोन आएगा तो कचौरी पचाने का पाचक रस बनाना है। ये एग्जाम्पल दिए मैंने, है ना। तो ये जो जो कुछ भी पाचन के लिए हमारी इंद्रियां फील करके, देख करके, सूंघ करके, चेक करके, इंद्रियां ब्रेन को मैसेज करती हैं, और ब्रेन क्या कर रहा है, उसका हार्मोन्स में कन्वर्ट करके उस हार्मोन्स को उस लीवर तक पहुंचाता है। चाहे वो पेनक्रियाज हो या लीवर हो, इन सबको या बॉडी पार्ट्स को, जितने को भी जो भी जरूरत के हार्मोन्स हैं वो यहीं से रिलीज करके, या सिग्नलिंग प्रोसेस जितने भी हैं वो ब्रेन यहीं से देता है, पूरी बॉडी को देता है और हर पार्ट को देता है। लीवर को पहले देता है क्योंकि भाई खाना पचाने, यहाँ से खाना अंदर गया, इसको पचाने के लिए कौन सा पाचक रस चाहिए, वो तो बनाना का काम तो लीवर का है। लीवर का काम है खाना को पचाने के लिए हार्मोन्स बनाना। सिग्नलिंग प्रोसेस ब्रेन कर रहा है, हार्मोन्स के माध्यम से कर रहा है। पाचक रस कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है। किसी को यदि मीठा का पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, शुगर बढ़ जा रहा है, तो वो भी कमी यहीं की है, क्योंकि हमने हमारी जो सिग्नलिंग प्रोसेस है उसको बाधित कर दिया। या तो हम टीवी के सामने बैठ के रिमोट के साथ में गेम कर रहे हैं और खाना चल रहा है हमारा, या हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं, बिजी कर दे रहे हैं। बिजी करने के कारण ये सारी परेशानियां हो रही हैं। तो ब्रेन को अपने पास में रखना है, सिग्नलिंग प्रोसेस को बराबर होने देना है। ये सारी प्रक्रिया रहने से आपकी सारी ये गैस ट्रबल और ये सारी परेशानियां ठीक होने लगेगी। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना। 52 पल लिखा है महर्षि वाग्भट ने, तो उसको 48 मिनट में काउंट होता है। आप 48 मिनट मान लीजिए, खाने से 1 घंटा या 48 मिनट पहले और बाद में पानी नहीं पीना है। खाने के बाद में कभी भी मीठा नहीं खाना, खाने से पहले मीठा खा लेना है। तो मीठा, खट्टा, नमकीन, ये 3 रस जो हैं हमारे शरीर में, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो बढ़ जाती है, जिसमें कि सीबीसी में ये बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब उसको कम करना है तो ये तीनों रस भोजन में कम कर देने हैं। 2 या 3 दिन में आपको कोलेस्ट्रॉल भी कम दिखाई देगा, इसके लिए टेबलेट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का 25% ब्रेन इस्तेमाल करता है, वो गाइडेड बम नहीं है। टेबलेट जो सीधा ब्रेन को बचा करके बाकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल लेस करेगी, हार्ट में से लेस करेगी, वो ब्रेन का भी लेस करेगी। तो थोड़े दिन बाद में आपको मेमोरी प्रॉब्लम, आंखों की परेशानियां, ये सारी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। किसके कारण? उस टेबलेट के कारण या उस दवा के कारण। तो ये 2 चीजें बचानी है हमको। तो जो भी बढ़ रहा है उसको हमें इन तीनों को, रस को कम करने से, रोकने से या कम करने से ये सारी चीजें नॉर्मल होती चली आएंगी 2 से 3 दिन में या 5 दिन में, ज्यादा से ज्यादा मैं यही करता हूँ। और बढ़ाना क्या है, खाने में 6 रस हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, ये 3 बढ़ाते हैं शरीर को। इसमें शरीर के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं वो सब बढ़ाते हैं।
और कटु तिक्त कषाय, आयुर्वेद में कटु तिक्त कषाय बोलते हैं। कटु यानी मिर्ची वाला स्वाद, काली मिर्च का जो स्वाद होता है। तिक्त का मतलब कड़वा, करेला जैसा कड़वा। कषाय, धनिये के पानी जैसा कषाय या फिटकरी का जैसा टेस्ट। ये कटु तिक्त कषाय ये बढ़ा देने खाने में। तो ये सीरियल है, मीठा खट्टा नमकीन, है ना, मधुर लवण, मधुर मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। आयुर्वेद में ये तीन जो रस है ऊपर के, मधुर लवण, ये इनको सीरीज में खाना है। मधुर को ज्यादा, ये जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 तक आते हैं तो और मात्रा कम होती जाएगी। यानी ऊपर से सीरीज शुरू होगी तो मीठा खट्टा नमकीन, तो मीठा ज्यादा है तो नमकीन, खट्टा उससे कम, नमकीन और ज्यादा उससे कम, और फिर मिर्च वाला जो काली मिर्च का जो स्वाद है और कम, फिर कड़वा उससे कम, और कषायला उससे कम। यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको ये सीरीज अपनानी पड़ेगी। यदि बीमार हैं, आपकी रिपोर्ट्स में सारी चीजें बढ़ गई हैं, थायराइड भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया, बड़ा हुआ दिख रहा है, लो है, तो ये ऊपर मधुर अम्ल लवण बढ़ाने हैं, और हाई है आपके पैरामीटर, तो ये सब तीनों चीजें कम कर देने हैं। बस 2 चीज का ध्यान रखना है। इन तीनों स्वाद, 6 स्वाद से हम सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आसान तरीका है। तो हम जो चले थे, जैसा कि साहब का सवाल था, तावड़े साहब का, कि हमको क्या करना है, मीठा ये जो गैस ना बने उसके लिए क्या करना है, आसानी से पचने वाला भोजन करना है। हमको खुद समझना है हमको किससे पचने में आसान है। ये हर व्यक्ति का पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, जो दूसरे के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा टेस्ट करके। हालांकि मीठा पचने में भारी है, जो भी पचने में भारी होता है वो गैस बनाता ही है, इसको समझना होगा। और जो पचने में हल्का होगा वो गैस नहीं बनाएगा। तो आसानी से पचने वाली चीजें, दलिया, खिचड़ी, बाजरा, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया, ज्वार का है। किसी ठंडे मौसम में है तो बाजरा, गर्मी के मौसम में है तो ज्वार। जैसे मिलेट्स में जब आप जाएंगे तो ये सारे पैरामीटर्स आपके नॉर्मल होते चले जाएंगे और गैस बनने का भी काम नहीं होगा। जैसे मैं कई जगह, पानी बदलता है, बार बार इधर उधर रहता हूँ, सारा इंडिया भ्रमण रहता है मेरा अक्सर का, तो मैं एक ही काम करता हूँ। जब भी पहली बार जाता हूँ मेरे को पता है कि यहाँ पे अभी खाना खाने से कुछ जगहों का तो मेरे को पता लग गया है कि यहाँ जाने से मेरे को गैस बनेगी इस खाने से, तो मैं उस खाने को अवॉइड कर देता हूँ। या फिर अब हम किसी को मना तो कर नहीं सकते, आप किसी के घर बैठे या कहीं होटल में बैठे, उसने ऑर्डर कर दिया है, कम मात्रा में खा लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम मात्रा में। थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, फिर कोई दूसरा इंतजाम देखेंगे। लेकिन कुछ लोग जो भर के पैरामीटर, हमें 4 चपाती खानी है, 2 खानी है, ये जो पैरामीटर हमारा बना हुआ है इसको थोड़ा सा अवॉइड करने का कष्ट करें। अपने अकॉर्डिंग आपको तय करना है क्या चीज घटना है, क्या चीज बढ़ना है। और कोई सवाल हो तो बताइए। अ, गो गोपाल प्रसाद जी, गोपाल प्रसाद जी, आप ने कुछ प्रश्न लिखा है और हमारे प्रेमानंद महाराज जी उसके बाद पूछेंगे। और जिनको भी प्रश्न करना है कृपया हैंड रेज करें, डिजिटल हैंड रेज करें। वो प्रश्न गोपाल पढ़ के प्रसाद बता जी, दीजिएगा तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा जी। गोपाल प्रसाद जी, आप डॉक्टर बोलना साहब चाहते हैं या प्रश्न पढ़? डॉक्टर जी साहब मेरा प्रश्न है जी। कि हाथ पैर की जो पैरों में जो जकड़न हो जाती है, पैर का न मुड़ना पूरी तरीके से, हमारे यहाँ कानपुर में एक पुरुषोत्तम तोषणीवाल जी हैं, उनके पैर काफी दिक्कत में हो गए हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए क्या उपचार है? मैं भी 60+ हो गया हूँ, कभी कभी मेरे घुटने में, बाएं घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, तो मेडिसिन लेते हैं तो आराम मिल जाता है। इसका परमानेंट इलाज क्या है, ये बताएं। हाँ, आजकल ये बड़ी समस्या है कि घुटनों का दर्द सबको परेशान किया हुआ है। ऐसा कोई सीनियर सिटीजन बाकी नहीं है। सीनियर सिटीजन हमें तो जूनियर, आज जो मैं पेशेंट ये जहाँ आया हूँ ग्रेटर
यहाँ पर जवान बच्चे जो हमारे 30, 32, 35 से ज्यादा की उम्र के नहीं है। मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो? आ रहे हाँ, आ रहे। मैं सुन नहीं पा रहा था, इसलिए फिर मैंने ये लगाया है। नहीं आ रहे, और आवाज आ रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आजकल जो बच्चे हैं वो तो 25 से 30 की एज में ही घुटने का दर्द लेके आ रहे हैं। तो कुछ खान पान का फर्क है, कुछ सिस्टम का फर्क है, हमने जो बदलाव आए हैं, पिज्जा बर्गर इस टाइप की चीजें। तो हम सीनियर सिटीजन का विषय में बात करते हैं। सीनियर सिटीजन तो कम से कम इन चीजों से दूर है ही, और ज्यादातर को पसंद भी नहीं है। ये जो गैस पेट में बनता है, सबसे पहला वही कारण है जो तावड़े जी ने पहले ही इसका समाधान मांग लिया है। क्योंकि सबका ये दर्द, जितने भी ये जो गैप आ गए हैं, डॉक्टर कहते हैं कार्टिलेज में गैप आ गया है ना? हड हड्डियां हैं, वो कार्टिलेज घिस गया है ना? दो हड्डियों के बीच में गैप आ गया है। जो जॉइंट्स हैं हमारे, ये जितने भी जॉइंट्स हैं, ये इन सब को, पहले मैं थोड़ा सा इसके लिए एक बात बताता हूँ कि जैसे हम बाजार जाते हैं, ये क्यों होता है, आपको सारी चीजें अभी समझ में आ जाएगी विद इन 5 मिनट, राइट? तो हम जब बाजार जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मिर्ची वाले को, धनिया वाले को, सब्जी वाले से जो भी सामान खरीदते हैं, तो उस मिर्ची वाले को बोलते हैं पाव और मिर्ची दे दीजिए। वो एक पॉलीथीन में या थैले में, किसी में भी पैक में, या प्लास्टिक के या किसी भी बैग में पैक करके हमको देता है। दूसरा हम मांगते हैं उसे टमाटर दे दीजिए, फिर वो टमाटर दे देता है किसी उसमें पैक करके। फिर किसी चीज में आपको आलू दे देगा, किसी में कुछ और दे देगा, किसी में भिंडी दे देगा, किसी में गोभी दे देगा। ये जो सारी चीजें इकट्ठे हुए हैं, इसको हम एक बड़े थैले में रख के घर लाते हैं। ये जो बड़ा थैला है ना, ये हमारी बॉडी बड़ा थैला है, ऐसा मान लीजिए आप, राइट? वेरी सिंपल। तो हमारा, तो ये जो बड़ा थैला हमारी क्या है, ये बॉडी हमारा बड़ा थैला है। और इसके अंदर जो ऑर्गन रखे हैं ना, जो जो थैलियों में आपकी मिर्ची या जो चीजें रखी है ना, वो सब जो थैलियों में रखा हुआ सामान हमारा ऑर्गन है। तो ऑर्गन भी उन थैलियों में बंद है। हर ऑर्गन किसी न किसी उसमें पार्ट में बंद है। अब इस थैले को हम जैसे ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो क्या उस थैले को हम हिला सकते हैं? आप कहोगे नहीं, लंबे समय तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो आपस में जो रखे हुए हैं, वो या तो थैलियां आपस में टकरा के फट जाएंगी या मिक्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। यही फ्रिक्शन उसको डैमेज कर रहा है। ठीक इसी प्रकार हर चलायमान चीज में फ्रिक्शन होता है। गाड़ी हम चला रहे हैं, उसमें इंजन ऑयल डाल रहे हैं, वो भी फ्रिक्शन को से बचने के लिए। किसी भी जो भी चलायमान चीज है, उसमें कुछ ना कुछ लुब्रिकेशन चाहिए। तो जो हमारा बॉडी का लुब्रिकेशन है, ऊपर वाले ने इस मशीन को बनाया तो सोचा कि एक ऐसा कुछ सिस्टम और बना दिया जाए। सोना यादव साहब, मैं उधर चला जाऊँ बाहर, आप रेस्ट करिए, मैं बाहर चला जाऊँ। तो असल में क्या है कि जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, ये सारा के सारा फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारे बॉडी के अंदर पेन वेन कर रहा है। 1 मिनट में लाइट जला रहा हूँ। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन भी हमारी चीजों को घिस रहा है डे बाय डे। उसमें जो डीजनरेशन हो रहा है ना, वो एक सीनियर सिटीजन को ज्यादा झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ठीक से डाइजेशन नहीं होता है। और जो बच्चे हैं, इनको इसलिए डीजनरेशन झेलना नहीं पड़ता है कि उनका डाइजेशन होता है अच्छा, और उनको गैस ट्रबल नहीं हो रही है। ये जो गैस है ना, हमारे जितने भी कार्टिलेज हैं, ये किसके बने हैं? फास्फोरस के बने हैं। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस जितने भी कार्टिलेज हैं, उनके बीच में एक पार्ट है, जो आपकी देसी भाषा में इसको गादी बोलते हैं, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस के बने हुए रहते हैं। तो ये गादी जिसको बोलते हैं ना, दो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं। आसान भाषा में कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसको कैसे ब्रीफ करूँ, मेडिकल से थोड़ा सा हट के आसान टर्मिनोलॉजी में समझाने का प्रयास करता हूँ।
क्योंकि मेडिकल की भाषा तो बोलना हमारे लिए आसान है, बाकी लोगों को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो डॉक्टर के लिए ठीक थोड़ा आसान होगा, लेकिन अन्य लोगों को समस्या बना देगा। हम ये इसको समझते हैं, फास्फोरस क्या है। फास्फोरस वो चीज है, जैसे एक माचिस है ना, माचिस की तीली है, इस तीली पे लगा रहता है बुरादा। इसको हम माचिस के ऊपर घिसते हैं तो आग पकड़ लेता है। तो क्या बुरादा आग पकड़ता है? नहीं पकड़ता है। इसके ऊपर जो फास्फोरस का घोल होता है, उस घोल में इस तीली को भिगो करके रख दिया जाता है। अब उस पे फास्फोरस के घोल का कुछ हिस्सा, कण ही लगा रहता है। उसको जैसे ही घर्षण मिलता है और वो आग पकड़ लेता है। तो उसको थोड़ी सी भी अपन ऐसे रब करेंगे तो हाथ में गर्मी आएगी, तो उसको थोड़ी सी भी गर्मी मिल जाए और वो आग पकड़ लेता है। ठीक हमारे शरीर में इतना ये वाइट कलर का, आजकल तो फास्फोरस बम आते हैं, अमेरिका फोड़ रहा है, रशिया फोड़ रहा है लोगों के ऊपर, है ना, बहुत सारे लोग फोड़ने में लगे पड़े हैं। ये बम के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी है। हाँ, और शरीर के अंदर फट रहा है, वो बड़ा खतरनाक बम है। वो हमें जोड़ों का दर्द दे रहा है। जो बाहर फट रहा है वो लोगों की जान ले रहा है, क्योंकि कई हजारों डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है। ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने का भी काम यही करता है। जैसे हमारे ये फ्रिक्शन होगा, आप थोड़ी देर ऐसे ही लाएंगे तो ये जोड़ में आप गर्म पाएंगे, इसको थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही फास्फोरस है, उसको गर्मी मिल रही है ना, उसको फ्रिक्शन हो रहा है। गर्मी मिलने के कारण ही ये वो गर्म हो जा रहा है, राइट। तो वो जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में कम होने लगता है या घिस के खत्म हो जाता है। जैसे ही पेट में गैस बनेगी वो उसको बंद कर जाएगा। फिर जैसे ही गैस बनेगी तो वो वहां पर बर्न हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो उसके कारण जो हमारी हड्डियों के गैप हैं वो थोड़े बढ़ने लगेंगे, क्योंकि बीच में एक पार्ट था जो गादी के रूप में काम कर रहा था। जैसे हम जंप करते हैं तो बच्चा जंप करता है, तो ऐसे वो गादी जो है फास्फोरस की, वो उसको ऐसे झेल लेती है, क्योंकि उसमें स्पंज नुमा एक स्थिति है। अब बच्चे के पास तो ये सब है। अब हमारे सीनियर सिटीजन लोगों के साथ में क्या है कि इनका जो फास्फोरस घिस करके वो जो गादी जो है वो हो गई कम। ये कम क्या हो गई, कईयों की तो खत्म हो गई, ये चिपक गई। तो जब ये हमारा जोड़ ऐसे मूव करता है, घुटना, तो ये भी मूव करेगा, ये फ्रिक्शन होगा इसमें, ये हड्डी से हड्डी सीधी ये घिसेगी। घिसेगी तो क्या होगा, वो उसमें दर्द होगा, यानी वो ब्रेक हो रही है। कोई भी हड्डी ब्रेक होती है तो उसमें दर्द पहले होता है। इसके बीच में जो फास्फोरस वाली गादी और फ्लूइड आता है। फ्लूइड कहाँ पैदा हो रहा है? हमारी रीढ़ की हड्डी में। अब यूके और यूएस वालों के कहने के फर्क अलग होते हैं। जैसे यहाँ से हमारा स्कल का आखिरी हिस्सा खत्म हो रहा है ना, तो ये एटलस बोन कहलाता है। एटलस बोन से इसको C1 भी बोल सकते हैं। यूके में जाएंगे तो इसको हो सकता है कुछ लोग एटलस बोन बोलें, और वहां अमेरिका में जाएंगे तो हमको सुनने मिलेगा C1, C2, 3, 4, 5। दोनों की भाषाओं में फर्क है ना। कोई अपने ही चला रहा है, कोई अपने चला रहा है, कहने कहने का फर्क है, लेटिन भाषा के शब्द हैं सब। तो मेडिकल साइंस में इसको C1, 2, 3, 4 आपने बोलेगा। C1 में ये हो गया है, 2 में ये हो गया है, इसमें गैप आ गया C3, 4 में, जिसके कारण ये हमारी ग्रिप भी कमजोर हो जाती है ना, C3, 4 के बीच में। तो हमारी ये जो दो फिंगर है वो यहाँ से इसको फ्लूइड सप्लाई होता है। इसको जो कोई चीज को हम पकड़ रहे हैं, ये दोनों की पकड़ कमजोर है कईयों की, तो यहाँ से है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो ये दोनों फिंगर को सप्लाई वहां से आता है फ्लूइड। तो जो इसमें पावर है वो यहाँ से आ रही है। ऐसे ही घुटने को थोड़े से 3-4 के आसपास से जो वेन्स, क्योंकि उसके बीच में जो कार्टिलेज है वो घिस गया है, जो वेन उस कार्टिलेज के बीच से निकल के आपको ये बटक और थाइस के पीछे के हिस्से से आकर के घुटने के अंदर की तरफ जो बैंड है, इनर बैंड, वो नी का इनर बैंड में सप्लाई देती है। तो वो जो नर्व में अंदर से सप्लाई देती है, वहां पर फ्लूइड उसके अंदर जाता है, और वो हमारा जब ये यहाँ से इनर से फ्लूइड आके यहाँ इकट्ठा हो गया, तो हम जब ये घुटना हमारा मूव कर रहा होता है ऐसे, तो ये फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाता है।
वो फ्लूइड क्या होता है, बनता कहाँ है, रीढ़ की हड्डी में। सप्लाई कहाँ से, रीढ़ की हड्डी से। आज हमारे जो प्रैक्टिशनर्स वो हम क्या कर रहे हैं, सॉरी कॉल आ गया था तो मैंने कट कर दिया। तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, ये हम जनरली क्या हो रहा है कि ये वो फ्लूइड वहां से सप्लाई न आने के कारण हो रहा है। तो कार्टिलेज घिसेगा क्यों, या वो सफेद गादी या फास्फोरस घिसेगा क्यों, वहां से सप्लाई कहाँ से आ रही है, हमारे रीढ़ की हड्डी से सप्लाई आती है। तो रीढ़ की हड्डी में सभी चीजों की सप्लाई चेन जुड़ी हुई है ना। तो वहां जो फ्लूइड की सप्लाई हमारे सर्वाइकल है, फिर उसके बाद ये रिब्स की पसलियों वाली हिस्सा ज्यादा, तो उसको हम पोरोसी बोलते हैं। इसके नीचे लुम्बर जिसको बोलते हैं, लुम्बर 1 2 3 4 है ना, उसके नीचे आ जाता है कॉक्सी 1 2 3। ज्यादातर सीनियर सिटीजन को ये कॉक्सी वाली भी प्रॉब्लम हो रही है कि बेड पर बैठे हैं, यूरिन का पता नहीं लगा और यूरिन निकल चुका है, राइट। तो ये कॉक्सी की डैमेज होने के कारण। तो इन सब के बीच में क्या है, गैस गई, गैस अंदर घुसने के कारण क्या हुआ है, वहां पर वो फास्फोरस बर्न कर गया है। तो उसके जो बीच की गादी है खत्म हो गई है, उसके जो नर्व सप्लाई आ रहे थे उसको फ्रिक्शन को रोकने के लिए, फ्लूइड को सप्लाई होने के जो जरूरत थी, ठीक घुटने में भी ये हर जोड़ की कहानी सेम वही कहानी है। तो जो फ्लूइड सप्लाई हमें पीछे से आ रहा है, रीढ़ की हड्डी से आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, वो सप्लाई चेन रुकने के कारण, अब वो कहाँ रुका है, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। क्योंकि यहाँ से सप्लाई होने के बाद में हमारे यहाँ पे जहाँ इंजेक्शन लगता है कमर पे, यहाँ आता है, यहाँ से और नीचे की तरफ बटक के पार्ट से पीछे की तरफ नीचे की तरफ जाता है। तो हर वो चेकअप का विषय है, फिजिकल चेकअप का विषय है कि कहाँ से डैमेज है, कहाँ से रुकावट है, तो कहाँ से बाधा है। तो ये जो बाधा है जहाँ से आई है उसको दूर करने से समाधान होगा। अभी जिन साहब ने मेरे से पूछा था कि समाधान क्या होगा इसका, तो समाधान यही होगा, एक तो पेट में गैस ना बनने देना, दूसरा उतना ही खाना खाना जितना आसानी से पच जाए, खाने के नियमों का पालन करना, तीसरी मतलब गैस नहीं बननी चाहिए। गैस बना तो ये आपका जोड़ खराब, यूरिक एसिड बना तो ये खराब। यूरिक एसिड आपको या तो पथरी दे देगा या फिर ये दे देगा। जिनको पथरी की टेंडेंसी है, फैमिली टेंडेंसी, उनको ये सारी चीजें परेशान भी कर रही होंगी। दिन में जिनको सो रहे हैं, जो दिवाशयन जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद मना करता है दिन में नहीं सोना है, गर्मी के दिनों को छोड़ दीजिए। हाँ वो भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं, है ना, थोड़ा सा आपने लेट लिया तो वहां तक ठीक है। लेकिन दिवाशयन कतई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दिन में सोना मतलब। तो दिन में सोएंगे तब भी, और खाना खाते ही सोगे तो भी गैस बनेगी ही। तो गैस को रोकने के सारे इंतजाम करने, आपने कच्चा फल कुछ भी खाया, केला खाया, अमरूद खाया, तो गैस बनेगी ही। कच्चा कुछ भी खाते ही गैस बनती है। तो क्या करना, कच्चा कुछ भी काटे हैं और मिक्स करके खाया तो और ज्यादा गैस बन जाएगी। तो करना क्या है गैस के समाधान के लिए, तावड़े साहब ने भी पूछा था, तो हमको क्या करना है, सौंठ का पाउडर ले लेना है। सौंठ का पाउडर यानी 1 चम्मच सौंठ का पाउडर है तो उसमें 1/5 काला नमक मिला देना है। 2-3 चुटकी उसमें हींग डाल देना है, बढ़िया क्वालिटी की तो 1 चुटकी से भी काम हो जाएगा। अब इस पाउडर को उसके ऊपर छिड़क के फिर उसको चबा चबा के खाना, इतना के जैसे बंगाली लोग हमको बताते हैं कि खाना पीबो, तो उस रस बन जाए, पूरी तरह से मिक्स हो जाए, उसके साथ में जो हमने चूर्ण उसके ऊपर डाला है वो भी मिक्स हो जाए, है ना। मिला के नहीं रखना है, जब काम में लेंगे उसी समय इसको चूर्ण को बनाना और काम में लेना। मिला के रखेंगे तो काला नमक भारी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा डब्बे में। आखिरी बार में आपको सिर्फ काला नमक ही दिखाई देगा, ऊपर ऊपर आपके बाकी सब चीजें आ जाएगी। तो ये फर्क है, आपको मिला के नहीं रखना, एट ए टाइम उसको निर्माण करना है, निर्माण करने के साथ ही काम में लेना। तो अब ये सारी चीजें अनुभव से, मेरे को भी एक दादी ने बताया था, किसी के घर गया था, डॉक्टर साहब ये तो नीचे बैठ जाएगा। तो दादी नानी के नुस्खे बड़े काम के होते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग घर में बैठे हैं, बहुत अनुभव उनके हमारे लिए काम के हैं। उनका सादर पूर्वक, उनका सम्मान स्वरूप वो ग्रहण हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव ही हमें सिखाते हैं। तो
गैस न बनने के लिए हमको क्या क्या करना होगा? गैस न बनने के लिए खाने का ठीक से पाचन करना होगा। कच्ची चीजों को खाने के लिए ये जो सौंठ का चूर्ण है ये गैस को बनने से रोकता है, और बन गई तो फिर क्या करें? काला नमक और हींग पास आउट कर देता है। और यदि गैस बन गई, वैसे तो सबके बनती ही है, 8 से 10 लीटर गैस बनती है बॉडी में, मेडिकल साइंस ये मान के चलता है, आधुनिक विज्ञान मान के चलता है, सभी डॉक्टर ये जानते हैं अच्छे से, है ना। इसलिए हमेशा कोई भी टेबलेट देंगे आपको उसके साथ गैस वाली दबाने की, गैस के लिए भी दवाई देंगे, क्योंकि एक का साइड इफेक्ट दबाने के लिए दूसरा देते हैं एलोपैथी में। आयुर्वेद में तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीजें होती है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में आसान रहती है। तो जो केमिकल नहीं है तो आसान से हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल एक्सेप्ट नहीं करती बॉडी, इसलिए, क्योंकि ये नियम बना हुआ है, नियम ही नहीं बना है। अभी तो कई लोगों ने रिसर्च करके, वैज्ञानिकों ने हमें बता भी दिया, जिन्होंने नोवेल मिला वो सब ये बताते हैं। वो नोवेल की थीसिस में भी कई लोगों ने इस चीज को सबमिशन किया है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अपने विषय पर आते हैं। गैस न बने, क्योंकि 8 से 10 लीटर बनती ही है, वो बनती है, हम उसका उपयोग कर लें तो अच्छा है। हम लोग खा पी के सोते रहेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे बॉडी का, तो वो गैस काम में नहीं आएगी। जो हमारा मूवमेंट हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, चाहे हम इधर हिल रहे हैं इधर हिल रहे हैं, ये गैस के वजह से हिल रहे हैं। गैस नहीं होगी तो इस सृष्टि में कोई भी पत्ता भी नहीं हिल सकता इधर का उधर। हवा चलती है जब पेड़ का पत्ता हिलता है। गैस इस सृष्टि में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। डे 1 से ही मैंने बताया था, वात का काम ही है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो वो सारा ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? गैस कर रहा है। तो गैस तो बनना ही चाहिए, तो बनेगा वो तो 8 से 10 लीटर। जो एक्सेस है, वो जो काम में नहीं ले रहे हैं, वो उसको बाहर निकलना जरूरी है। इसके लिए मूवमेंट जरूरी है, पेराचालसिस मूवमेंट को बढ़ाना जरूरी है, यानी पैदल चलना आसान तरीका है सबसे गैस को बाहर निकालने का। बाकी हमारे योगी जी बैठे हैं, वो आपको गैस के बारे में बताएंगे कि आजकल कुछ आसन भी हम लोग करके गैस को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक? तो उस पर भी बाकी हमारे योगी जन से चर्चा करके आपको जानकारी मिलेगी। तो हम इसको समझना है कि गैस बननी जरूरी है, लेकिन जितनी उपयोग में आए उसके बाद में वो उसको बाहर निकलना जरूरी है। नहीं होगा तो फिर वो आपको एक्सेस बीमारियां देने का काम करेगा। जॉइंट्स को, ये जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो यूरिन से बाहर निकलता है। कुछ एक कारण है, मैं आपको बता देता हूँ, यूरिक एसिड और ये गैप आने के घुटनों में क्या कारण है। आयुर्वेद कहता है 13 प्रकार के शरीर में वेग है, वेगों को रोकेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। वेग क्या है? नींद एक वेग है, नींद आना, सोना एक वेग है। ये हम रोकेंगे तो हमारे बॉडी में एक प्रकार का जहर का निर्माण होता है, वो हमारे ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करता है। तो समय पर सोना, समय पर उठना, नींद। इसलिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनके ऊपर ज्यादातर आयुर्वेद बात करता है। आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, ये जो, क्योंकि योग ये सब आयुर्वेद का ही हिस्सा है ना। तो आयुर्वेद हमेशा इन्हीं चीजों पर बात करता है। अब ये जो चीज है ना, ये यदि यूरिक एसिड बन कैसे रहा? एक तो हमने ठीक से नहीं चबा के खाया, खाना सड़ा तो गैस बना, यूरिक एसिड बना। यूरिक एसिड का रोल क्या है? खाना खाते ही आप उसको पास आउट करना है। अब बॉडी में तो बन रहा है, क्योंकि उसका जरूरी भी है, नहीं बनेगा तो हमारे सिस्टम काम नहीं करेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें हैं हमारी जो ठीक से हम मैनेज नहीं कर पाएंगे बॉडी के अंदर। गैस भी, जैसे गैस बनना जरूरी है वैसा यूरिक एसिड बनना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। ज्यादा बनेगा तो खतरनाक है, आपको पथरी देगा, आपको जोड़ों के सारे दर्द देगा, आर ए पॉजिटिव कर देगा। रूमेटेड अर्थराइटिस टेस्ट होता है जिसको आर ए पॉजिटिव मेडिकल साइंस में बोलते हैं हम लोग, इन सबको पॉजिटिव कर देगा। तो फिर हमारे दर्द शुरू हो जाएंगे, जगह जगह जोड़ों में दर्द, कोई गैप शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो फास्फोरस को, एसिड है, एसिड का काम बंद करना है। पहला काम है यूरिक एसिड को कंट्रोल करना, गैस को कंट्रोल करना। कैसे? गैस का मैंने आपको बता दिया,
यूरिक एसिड का चर्चा करते हैं। यूरिक एसिड कैसे कंट्रोल होगा? खाना खाते ही तुरंत, चाहे 1 बूंद आए चाहे 2 बूंद आए, टॉयलेट में जाके बैठना जरूरी है। बस एक नियम याद रखिए, आए चाहे ना आए, 1-2 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आदत पड़ जाएगा, थोड़ा आएगा फिर आने लग जाएगा भरपूर। तो एक, जब हम खाना खा के जब जाएंगे तो यूरिक एसिड को इकट्ठा होने से बचने का तरीका 13 प्रकार के आयुर्वेद वेग बताता है। तो वेग, नींद भी है एक वेग, उबासी भी एक वेग है, यूरिन का पास आउट होना, मासिक धर्म का होना, टॉयलेट का पास आउट होना, ये सारे चीजें वेग हैं। वेग हैं 13 प्रकार के। तो उसको हम कोर्स जो बना रखा है आयुर्वेद का, वो आप लोग ज्वाइन करने की बात करेंगे, हम एक ग्रुप बना के उसको पूरा सिखा देंगे। हमने पहले कई बैच भी चलाए, कुछ लोगों ने किए भी। तो ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमको क्या खाना है, क्या पीना है ये नहीं पता, कौन सी ऋतु में क्या खाना है ये नहीं पता, कौन सी ऋतु में किस प्रकार का सोना है, कि क्या तरीके हैं, कौन सी दिशा का प्रयोग करना है, किस दिशा में पैर रख के सोना है, मेंटल डिसऑर्डर में कहाँ रहना है, ये सारी चीजें एक विज्ञान है। हम जिसको डरावना एक स्वप्न समझ के कि ज्योतिष और वास्तु वाले डरा देते हैं, शनि महाराज पीछे लग जाएंगे, ये नहीं है। देखिए ग्रहों की एक एक वो है, रेज आती है, जैसे सूर्य की रेज को हम ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ही अन्य ग्रहों की रेज को भी हम ग्रहण करते हैं, तो उनका जो प्रभाव है हमारे शरीर पर दिखता है। ज्योतिष एक आकलन हो सकता है, उसको पैरामीटर को नापने का। जैसे हमने हमने एक टेस्ट लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट बना दी आधुनिक विज्ञान से, जो हम टेस्ट करके बॉडी के पैरामीटर को चेक करते हैं, वो हमारे रेज को चेक करता है कि किस रेज के कारण ये स्थिति बनेगी, है ना। तो कम या ज्यादा होना, ज्योतिष वो रेज को चेक करके आपको बता रहा है। वास्तु भी, उत्तर दिशा में आपका सिस्टम खराब है, फाइनेंशियल डैमेज है, तो ये सारी चीजों को फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे विषय पर आते हैं। हमारा विषय यहाँ था यूरिक एसिड को कंट्रोल करना। गैस को करने का हमने बता दिया, यूरिक एसिड की बात। यूरिक एसिड को एक तो यूरिन खाना खाते ही जाना, वेगों को नहीं रोकना, नींद को तो बिल्कुल नहीं। अब दूसरा कारक क्या बनता है, यूरिक एसिड को पास आउट होने के लिए बार बार कम कम मात्रा में पानी पीना। यदि हमको प्यास लगती है तो पीना ही चाहिए, नहीं लगती है तो कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीना शुरू करिए, तो यूरिक एसिड क्या करेगा, कंट्रोल होगा उससे। यूरिक एसिड, आप जितनी लार आपके पानी के साथ अंदर जाएगी, वो चिड़िया है ना, पंछी, जो तोता, मोर, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी ने पढ़ा दिया इनको कि भैया यूरिक एसिड ऐसे कंट्रोल होता, तो वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। एक बूंद पानी को उठाते हैं, ऐसे करके मुंह हिलाते हैं, तो लार को मिक्स करके पानी के साथ भेज अंदर पेट में भेजेंगे, शरीर को देंगे, तो आपका यूरिक एसिड और ये सारी चीजें खुद से कंट्रोल होने लग जाएंगी। तो आपके जोड़ों के दर्द, आपकी समस्याएं, इन सब से आपको निदान मिलेगी। उसका जो गैप है, अब एक भाई साहब ने बताया था कि कानपुर के अंदर हमारे सीनियर सिटीजन, उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। ये घर घर की समस्या है, ना केवल कानपुर में, एक कानपुर से लगा के नागपुर तक की कहानी है। मतलब इस भारत माता के मुकुट से लेकर के, भारत माता नहीं, वर्ल्ड लेवल के मुकुट से लेकर के पैरों तक की कहानी है, रामेश्वरम तक की कहानी है। सेम, कहीं भी चले जाइए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं से भी चले जाइए, ये हर दिशा की कहानी है, हर घर की कहानी है। बस ये है कि किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। हमने जो अंग्रेजी सिस्टम लाए हैं, उस सिस्टम से खिलाफ नहीं हूं मैं। जरूरत है तो हमको ऑपरेट भी करना चाहिए। सारी, जहां जिस चीज की आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता यदि है तो उसको प्रयोग करना चाहिए, है ना। जब समय के अनुसार सारी चीजें अच्छी होती हैं। जहां सुई का प्रयोग है, वहां सुई का, ताज बटन करने, मुझे कुर्ते के बटन लगाने हैं, तो हमको क्या करना होगा, सुई का प्रयोग करना पड़ेगा, तलवार से काम नहीं चलेगा। जहां तलवार की उपयोगिता है तो वहां तलवार ही होगा। ठीक है, कटेल को काटने के लिए बड़ा वाला वो चाहिए तो काटना ही पड़ेगा, छोटे वाले से कम होगा। आगे भिंडी आगे काटने के लिए प्रश्न छोटा ले लें? चाकू चाहिए, तो उपयोगिता की बात है। तो हमें क्या आगे करना, प्रश्न ले उपयोगिता के लेंगे? आधार पे काम करना है। हाँ, आगे प्रश्न आपका है तो आप ले लीजिए, यदि आप बहुत संतुष्ट सारे हो हैं, जाए। बहुत सारे हैं। थोड़ा जी, थोड़ा हाँ, शॉर्ट लीजिए में लीजिए लीजिए उत्तर उत्तर देना, क्योंकि 2-3 लीजिए हैंड रेज लीजिए। हैं। गोपाल प्रसाद जी
और उसके बाद उप्रेती जी, गोपाल प्रसाद जी बोलिए प्लीज। जी प्रणाम, सबों जी को जी प्रणाम। प्रणाम जी। जी मेरा प्रणाम। तीन छोटा छोटा जिज्ञासा है। जी पहला जी है बताइए। कि आयुर्वेद एवं एलोपैथी में परहेज का मानदंड अलग अलग है, ऐसा क्यों? और हाँ दूसरा राइट है, राइट। आहार विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया जाता? आहार विज्ञान एवं आयुर्वेद को पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया जाता, जबकि ये सभी के लिए उपयोगी है। सभी के लिए उपयोगी इतने महत्वपूर्ण चीज को हमारे सिलेबस से अलग रखना, ये अन्याय नहीं तो और क्या है? और बात तो सही है। ये दो छोटा छोटा ये प्रश्न है। और तीसरा ये है कि आज एलोपैथी को लोग आयुर्वेद के बजाय ज्यादा महत्व देते हैं। ये जो परसेप्शन है, ये जो आम मानसिकता है, इसका इस समस्या का समाधान क्या है? ये तीन छोटे छोटे यही हमारी थी। जी देखिए कुछ नीतिगत सवाल हैं, कुछ नीतिगत प्रश्न। तो मैं नीति बनाने का नीति निर्माता तो हूँ नहीं, लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं समाधान अपनी तरफ से, है ना। अभी नीति निर्माता के पद पर हूँ नहीं, ब्यूरोक्रेसी में अभी हूँ नहीं। तो और क्योंकि ये सारे सिस्टम हमारे इस सामाजिक परिदृश्य से आते हैं। हमने क्या किया, हमारी सरकारों ने क्या किया, या पथ प्रदर्शक जो हमारे लीडर्स आए या नेता आए, जो भी हमारे नीति निर्धारक आए, उन्होंने एक ही काम किया, आयुर्वेद को कमतर आंका और एलोपैथी को ज्यादा बढ़ावा दिया। हमारे बजट प्रस्ताव में भी 2% सिर्फ आयुर्वेद और बाकी सारे डिपार्टमेंट उसमें एलोपैथी को 98% बजट आलोकित किया जा रहा है, जाता रहा, और 2% ही हमारा जो आयुर्वेद का बजट रहा। तब आप सोचिए विकास कैसे होगा। विनाश की रचना रचनात्मक तो धारा तो हमने ही बोई है ना। तो जो रचना क्रम है उसमें ही हमने खोट पैदा कर दिया, पक्षपात शुरू कर दिया सरकार के स्तर पे। पिछली सरकारों ने, अभी तो आधुनिक सरकार ने तो काफी इसमें सुधार किए हैं। एक अच्छी सरकार अब आपके पास आ गई है, तो कुछ सुधार दिखने को मिल रहे हैं। और भी सुधार की आवश्यकता है, सुधार कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। और आम आदमी किसी भी सरकार से कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे को ये सुधार और होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो ये तो हुआ नीति निर्माताओं का विषय। अब आपका सबसे पहला जो प्रश्न था, एक बार रिपीट कर देंगे, उस पर आते हैं। पहला जी प्रश्न आपका रिपीट कर दीजिए। परहेज परहेज। राइट। अब आपके प्रश्न से ही मैं उत्तर खोज रहा हूं। परहेज, परहेज में क्या है? हमने एलोपैथी में परहेज का विषय है ही नहीं, और उन्होंने केमिकल है वहां, सारा कुछ है ही नहीं। तो जीवनदायिनी जिसको दवाएं बोलते हैं हम लोग, 24 आवर्स खोलने की बात करते हैं, वहां कोई ऐसी दवा है भी नहीं, क्योंकि केमिकल है वहां, सारी चीजें केमिकल है। तो एक कोई केमिकल जो हमने विश्व युद्ध में किसी कीड़े को मारने के लिए किया था प्रयोग उसका, अब हमने उसको कम मात्रा में कर दिया। मतलब कीड़े या विश्व युद्ध में तो हमने लोगों को मारने के लिए केमिकल रासायनिक हथियार बनाए थे, उन हथियारों को हमने छोटा छोटा मात्रा में करके क्या किया, खेतों के अंदर आने वाली केमिकल जो खरपतवार या अन्य चीजें उनको मारने के लिए एक उसको हमने कमतर करके उसके प्रभाव को टालना शुरू कर दिया। अब परहेज पर भी मैं आ रहा हूं, उस विषय पर भी आ रहा हूं। दूसरा विषय क्या हुआ कि हमने उन्हीं को केमिकल को अपना लिया हमारे शरीर को या शरीर में इन्फेक्शन को मारने के लिए। तो इन्फेक्शन और हमारी बॉडी के सिस्टम को, दोनों को वो मार रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां परहेज उन्होंने रखा ही नहीं, कोई परहेज की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि केमिकल है वो। अब वो केमिकल क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रहा है। तो आपकी बॉडी को भी उठाना है,
सरवाइव कराना है तो आपको कुछ भी खाना जिससे बॉडी स्वीकार कर रही हो, जिससे आप सरवाइव कर पाते हो, वो सब चलने दो। तो वहां उनके परहेज का विषय वहां पर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कारण मैंने आपको बता दिया। क्यों? कि वो तो दोनों को डैमेज कर रहा है, आपके सेल को भी डैमेज कर रहा है प्लस रोग को भी मात कर रहा है। तो वहां पे दवाइयों के नाम ही होते हैं, पेन किलर, फला किलर, डायबिटीज किलर, सब में किलर है ना। आयुर्वेद की दवाओं में कोई किलर नहीं है। आयुर्वेद और एलोपैथी में फर्क इतना ही है कि आयुर्वेद ये बोलता है कि मैं किलर हूं ही नहीं, मेरा काम है सृष्टि का हिस्सा हूं, मैं सृष्टि का, तो मैं किल करने की बात नहीं कर सकता। मैं प्रकृति और पुरुष की बात करता हूं, तो मैं प्रकृति हूं। प्रकृति हमेशा सरवाइव चाहती है, तो मैं जिसके अंदर जाऊंगा उसको भी सरवाइव कराऊंगा, यानी उस रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करूंगा। तो वहां पर ऐसी कोई दवा नहीं है आयुर्वेद में जो किल करती हो, किसी को मारती हो। मारती ही नहीं, वो आपको केवल इस वाले से लड़ने का, उसकी क्षमता प्रदान करती है। एलोपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं है जो लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकती है। वहां पर केवल केमिकल है। केमिकल क्या कर रहे हैं? उसको डेड कर रहे हैं, आपके सेल को भी मार रहे हैं प्लस जो सामने से जो शैतानी कर रहा है उसको भी मार रहे हैं। तो कीमो में भी यही होता है, हर बीमारी में, टीबी में भी यही होता है। तो डॉक्टर कहते हैं खुराक खाओ, खुराक खाओ, खुराक खाओ, जिससे बॉडी उसको दवा की मार को झेलने की क्षमता पैदा करे। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा खुराक खाने की बात करते हैं। आयुर्वेद कहता है जी आप तो परहेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, खुराक तो मैं दे रहा हूँ आपको, न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि जो आयुर्वेदिक चूर्ण है, चटनी है, या कोई भी चीजें बन के आपको आ रही हैं, वो खुद अपने आप में न्यूट्रिशन है। तो आपको न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इन चीजों का परहेज करो। क्यों करो? हमारा जो सृष्टि का निर्माण कार्य हुआ है 5 तत्वों से मिलके बना। पहले ही दिन मैंने ये बताया था, आयुर्वेद के जब क्रम को हम शुरू कर रहे थे तो पहले बताया था हमने, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्वों से मिलके ये सृष्टि चलती है। इस तत्वों की किसी भी घटत या बढ़त के कारण जो तत्व बढ़ गया है उसको शरीर में कम करना है। तो आयुर्वेद क्या कहेगा कम करने के लिए? भाई वो जो कंटेंट है ना उसको अभी ये छोड़ दो, उसका परहेज करो, है, उसको नहीं खाना है। जो घट गया है उसको बढ़ाना, तो कहेगा भाई खाने में ये चीजें खाओ, है ना, और ये वाली दवा लो। दवा क्या है? वो भी न्यूट्रिशन ही है, दवा कुछ नहीं है, यहाँ दवा होती ही नहीं है आयुर्वेद में। तो जो तत्व कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए कुछ दवा के नाम से जो आपको दिया जा रहा है, इस सृष्टि का ये हिस्सा है, वो 5 तत्वों को घटाने और बढ़ाने का सिस्टम है। क्योंकि ये सनातन परंपरा है, ये कभी ना खत्म होने वाली परंपरा है। जब तक ये सृष्टि रहेगी ये परंपरा रहेगी। और जो केमिकल वाला सिस्टम है वो आज हमने डेवलप किया है इस सृष्टि से लड़ाई लड़के कि भाई तुम क्या हो, मैं हूं सब कुछ। क्योंकि मानव कहता है, मानव का अहम भाव जाग गया है, वो कहता है सब कुछ मैं ही हूं। तो मैंने अपनी मर्जी से ये केमिकल बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। इसलिए यहाँ पर परहेज कुछ नहीं है, क्योंकि खिलाना है भैया। क्योंकि वहां तो सबको मार रहा हूँ, मैं ही मार रहा हूँ, केमिकल दे के मार रहा हूँ। तो हमारे जो सेल हैं वो मर रहे हैं, उनको रीजनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ देना है। इसलिए वो कहते हैं खाओ खाओ खूब खाओ, उससे रोग भी बढ़ रहा है साथ में। वो जो टैबलेट है, जब तक आपको इंजेक्शन है वो आपको देते रहेंगे जब तक आपका रोग कंट्रोल में रहेगा। जैसी टैबलेट या दवाई बंद, क्योंकि आप तो खाए जा रहे हैं, परहेज तो कर ही नहीं रहे, अब आपके इन्फेक्शन या बाकी सिस्टम भी डेवलप हो रहे हैं, बीमारी भी साथ में डेवलप हो रही है, शरीर भी डेवलप हो रहा है, बीमारी भी हो रही है। तो जैसी दवा बंद बीमारी चालू, ये देखने को मिलता है। आयुर्वेद में उल्टा है सिस्टम। आयुर्वेद कहता है इस चीज 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में जो बढ़ गया है उसको कम करना है तो उसका परहेज करो, जो घट गया है उसको दे दो, उसको दवा के नाम पे दे दो या किसी चीज में खाने को दे दो। ये है सिस्टम। क्योंकि आपकी सनातन परंपरा 5 तत्वों को लेकर चलती है और 5 तत्वों में इम्बैलेंस ही बीमारी का कारण बनता है। इसलिए किसी को कम करना है, किसी को घटाना है, जो बढ़ गया है उसको घटा देना है,
जो घट गया उसको बढ़ा देना। तो ये तो हुआ परहेज का विषय। अब ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि आपके जो प्रश्न है वो पूरे एक सीरीज है, बड़ी सोची समझी, ये इसको बौद्धिक आतंकवाद बोल सकते हैं आज की तारीख में हम। क्योंकि बड़ा सोच समझ के इन्होंने प्रश्न की सीरीज बनाई है। तो परहेज को है बाद में ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ये पढ़ा देंगे। आपकी सनातन परंपरा को जो डैमेज हो रहा है, आप फिल्मों से डैमेज हो रहा है, आपके समाज में डैमेज कर रहे हैं। किसी फिल्म के अंदर दिखाएंगे किसी पुजारी को या किसी योगा आचार्य को या आपकी सनातन परंपरा के हिस्सेदार व्यक्ति को कोई ना कोई क्राइम करता बताएंगे, और किसी अन्य धर्म विशेष व्यक्ति को आप कोई आशीर्वाद प्राप्त करता बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया है साहब, ये हो रहा है। कोई अली साहब है, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों का भला कर रहे हैं। फिल्मों में देखते ना आप, है कितने बच्चों को पाल के उन्होंने बड़ा कर दिया। ये सारी चीजें बाहर से पोषित हैं, है ना। ये आपके समाज में आतंकवादी दृष्टिकोण से आ रहे हैं, बाहर से पोषित है। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हमें दूसरे अन्य कारणों से ये सब पोषित है। तो ये जो पोषित हो रही है ना, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था, एक डॉक्टर आता था उसमें प्लस लगा रहता था। किसी पेशेंट को, किसी बड़े घराने के बिजनेसमैन के व्यक्ति को देखने जा रहा है, उसकी पत्नी को देखने जा रहा है, उनके परिवार जन को देखने जा रहा है, डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब अंदर से स्टेथोस्कोप निकालेंगे, फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, बताएंगे आपका बीपी बढ़ गया। आपको कई बार बोला जाता है नेचुरल स्थानों पर जाना चाहिए, डॉक्टर साहब खुद ही कह रहे हैं भैया नेचुरल स्थानों पे जाना चाहिए। तो नेचर से करीबी जो है आपको स्वस्थता की ओर देती है, लेकिन ये हमें बताया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक दवा का मार्केट है, एक फिक्स है। आप में से पता नहीं क्यों कहलवाना चाहते हैं, बहुत कुछ कहलवाना चाहते हैं। तो आपका बौद्धिक आतंकवाद मुझसे कुछ बहुत ज्यादा उगलवाना चाह रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बोल रहा हूँ मैं उसको। राइट। तो ये सारी जो चीजें हो ऐसा रही है ना, कभी मत सोचिएगा, हमें ऐसा कभी मत सोचिएगा सर, मैं तो विद्यार्थी हूँ, आपसे सीखूंगा। ऐसा ऐसा कभी मुझे पता। मानसिकता मत रखिएगा। जी 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 जी, बहुत सारी चीजें आप कहलवाना चाहते हैं, वो देख रहा हूँ मैं। तो हम इसको चलिए कह ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो हो रहा है होएगा। तो हमें क्या सिखाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, बी को इतना लेंगे, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है, ए की रिक्वायरमेंट इतनी है, सी की रिक्वायरमेंट है, या हमें इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन सी। कहाँ कहाँ मिल जाएगा भाई साहब? हमको कह देंगे सिट्रिक जूसेस, जितने भी खट्टे जूस जिसमें सब में विटामिन सी मिल जाएगा, ठीक। और कहाँ मिल जाएगा? और भी अन्य चीजों में मिल जाएगा। प्रकृति के अंदर वो कहेंगे, नहीं तो कोई टेबलेट फॉर्म में आप खा लीजिएगा, है ना। तो क्या है, ये बाजारवाद तैयार हो रहा है, बाजार सारी कंपनियां तैयार कर रही हैं, उसमें आपकी हमारी बनाई हुई कई कंपनियां। अब सबका जहां दाव लग रहा है, सब अपने अपने काम में लगे पड़े। तो ये एक विषय है। लेकिन आधुनिक रिसर्चेस भी आ रही हैं, वो क्या कह रही हैं, जैसे अभी मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक कुछ रिसर्च की चर्चा कर रहा था। वो न्यूट्रिशंस वहाँ के क्या कह रहे हैं रिसर्च में, वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल एक्सेप्ट नहीं करती, जिसको नोबेल मिल चुका, वो पहले ही बता चुका बंदा। अब वो कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी इस विषय पर काम करते करते आगे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते हमको ये चीज देखने को मिला है कि जो हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं, वो जो सीक्रेट होकर के ब्लड के साथ मिलके हमारी लीवर को जा रहे हैं। लीवर को अभी मैंने बताया ना कि फंक्शन है, पूरा बॉडी चेन रिएक्शन है। आधुनिक विज्ञान का चेन रिएक्शन मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आगे की इसी क्रम को हम जोड़ के प्लग करके एक पूरा चक्र को बताने का प्रयास करेंगे। आधुनिक विज्ञान की रिसर्च कहती है विटामिन D3 की एब्सेंस में कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपकी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो आप जैसी कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, मोटापा आने लगेगा, खून की कमी होने लगेगी, बहुत सारी चीजें, हड्डियां कमजोर होने लगेगी, कार्टिलेज घिसने लगेंगे, बहुत सारी चीजें होने लगेगी। कैल्शियम से ही सारी चीजें आ रही। अब D3 के एब्सेंस में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करता बॉडी। कैल्शियम की एब्सेंस में अन्य चीजें जो है ना, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, ये दोनों जड़ हैं।
ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे तो पूरा मैं चेन बता सकता था रिएक्शन। अब इस चेन में से कोई भी बीच में ब्रेक हुआ तो वो चीजें आगे वाली सिस्टम खराब हो जाएगी। आयुर्वेद क्या मानता है इसमें? आयुर्वेद कहता है 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके बाद ही इम्यूनिटी बन सकती है। और आधुनिक विज्ञान क्या वो बोलता है? आधुनिक विज्ञान बोलता है D3, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद में बाकी मिनरल और विटामिन, तब आपकी इम्यूनिटी बनेगी। ये चेन रिएक्शन को बोलता है। तो चेन रिएक्शन केमिकल के आधार पे आया, इसमें से जो भी डैमेज हुआ, बीच में से कट हुआ, तो ये बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब ये आधुनिक चीजें तो हमको पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि बाजार की चीजों को हमको खरीदनी है। हमें टेस्ट रिपोर्ट में क्या आ रहा है, लैब टेस्ट इसलिए बना है कि ए विटामिन कम है तो ए की टेबलेट खरीद लो, थोड़े दिनों में खाना खाना बंद कर दो, ए वाली चीजें खरीद करके खाना शुरू कर दो, तो आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। बाल, ई विटामिन खरीद के खा लो, बाल अच्छे हो जाएंगे, झड़ रहे हैं, बाकी और भी चीजें हो रही हैं। ये हम सबको पढ़ाया जाता है, स्कूल में हमको किताबों में ये पढ़ाया जाता है। कोई भी व्यक्ति आज दिन तक हमारे सिलेबस में ये नहीं डालने की हिम्मत कर पाया, क्योंकि 98% वहां से आ रहा है। किसका आ रहा है? सरकार का पूरा सपोर्ट रहा है, पुरानी सरकारों का। उसमें क्या सपोर्ट रहा? एलोपैथी को समर्थन। तो एलोपैथी पढ़ाया जाएगा, एलोपैथी ही पढ़ाया जाएगा, आयुर्वेद पढ़ाया ही नहीं गया। जब आपका शेयर ही नहीं है, आपका शेयर तो सिर्फ हम समाज में 2% मान रहे हैं, वो भी ऑल्टरनेट मेडिसिन में हम मान रहे हैं, आपको ऑल्टरनेट में मान रहे हैं। ऑल्टरनेट में क्या आ गया? यूनानी भी आ गया, आयुर्वेद भी आ गया, बाकी पंचकर्मा, ये सारी जो चीजें आप मानते हैं, जिसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं, मरमा, जो भी थेरेपियां मानते हैं, वो सब आ गई उसमें, सारी की सारी। तो 2% का हिस्सा है। तो आपको पढ़ाने में भी, एजुकेशन में भी आपका पार्ट कितना? 2% ही आएगा। तो कभी कभार आपको पढ़ा दिया कि साहब गर्म पानी करके पियोगे तो अच्छा रहेगा, नेचुरल चीजें, है ना, ये कभी कभार किसी चैप्टर में पढ़ने को देखने मिल जाएंगे। तो जब आपका शेयर बढ़ेगा तो आपका सिलेबस में भी शेयर बढ़ेगा, बजट में भी शेयर बढ़ेगा, तो बाकी चीजों में भी बढ़ेगा। शेयर नीति निर्धारण में है। अभी सरकारों ने कुछ सुधार किया, जो अभी हमारी सरकार आई है, तो विभाग बनाया, तो विभाग के सिफारिशें भी लागू होंगी, सिफारिशें भी आई हैं, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। आप, हम भी, जनता, देखिए सारा चीज डिमांड और पूर्ति का खेल है सारा। तो हम डिमांड करेंगे हमें आयुर्वेद पढ़ाया जाए, तो सरकार पूर्ति कर देगी, क्योंकि हम ही सरकार हैं। सरकार क्या है? आप में से, हम में से तो कोई व्यक्ति है ना, जिसने वोट कलेक्ट किया और वहां बैठ गया। अब हमने जब 5 साल सरकार को दे दिया, तो उसका टांग क्या खींचना? टांग नहीं खींचना, उनको सपोर्ट करना है कि भाई आप और हमारी तरफ से सहयोग करके ये बता देना है ये चीजें हमको कर लेनी चाहिए। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन करके भी कर सकते हैं, सूचनाओं के माध्यम से, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो एक अलग आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन सामाजिक विषय के तौर पे मैं कहता हूँ कि इनको पढ़ाने न पढ़ाने का जो विषय है, हम अपने तौर पे डिमांड में ले आए। हमने कुछ छोटा कोर्स बना दिया, सरकार ने एक कोर्स बना रखा है, CCAT, सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, 1954 से लागू है वो। उसको ओपन स्कूल में पढ़ाया जाता है। आपको सीखना है तो सर्टिफिकेट कोर्स वाला 1 साल का सिलेबस है, उसको कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उनके सिस्टम में रह करके आपको सीखना पड़ता है, तो 1 साल हमारा खराब होता है। हमने उसके लिए क्या किया? हमने ये समाधान कर दिया कि हम उसको मोबाइल पे ही कर दे रहे हैं। मोबाइल पे 1 घंटा ज्वाइन करो, सप्ताह में 1 या 2 दिन या 3 दिन, आप 3-4 महीने में वो कोर्स पूरा कर पाओगे। उससे ज्यादा एडवांस करके हमने दिया। योगी जी को पता है, हमारे कुछ और भी लोगों को, साथियों को जो पुराने जुड़े हुए हैं, उनको सबको पता है वो सारा कोर्स क्या है। रहेगा तो हम संजय शर्मा जी या आप लोगों के माध्यम से ग्रुप में इसको, उसका कोर्स आपकी इच्छा है कि पढ़ना ही चाहिए और पढ़ाना चाहिए, तो हम उसको, हम एक पूरा सिलेबस को, मैंने उसका पंचकर्मा और एडवांस एडिशन करके दिया है, और जो पुराने कोर्सेज थे उसको भी एडवांस कर दिया और ऑनलाइन कर दिया है। घर बैठे आप मोबाइल से वो सारी चीजें कर सकते हैं। वो फाइलें शेयर हो जाएंगी, आपको शेयर होने के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, आप आराम से पढ़ें, जांचें। ऐसा व्यवस्था उसके अंदर कर दी गई है कि आप घर बैठे वो सारी चीजें सीख सकते हैं कि क्या 5 तत्व है ना, 5 में से क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, क्या परहेज करना है, क्या खाना है, वो सारा चीज उसमें मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, परहेज का मैंने आपको बता दिया, क्यों नहीं हमें पढ़ाया जाता वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे लगता है कोई सवाल और का
क्योंकि नीतिगत दादा विषय बहुत है सारे ये। सवाल हैं। हाँ आप जी जी कृपया थोड़ा शॉर्ट में आंसर दीजिए, क्योंकि जी, नेक्स्ट आप लीजिए हाँ नेक्स्ट। नहीं, अभी अभी दो तीन हाथ रेज हैं और बाकी लोग भी क्वेश्चन करेंगे। ये उप्रेती जी, आपसे निवेदन है, आप बताइए और ज्यादा शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। मैं आंसर नहीं, मैं एक अपने विचार को दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ और जी मैंने प्रणाम। चतुर्वेदी जी की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। और मैं विशेष रूप से हमारे गोपाल जी ने जो प्रश्न पूछे थे उसके संदर्भ में कुछ कहूंगा, शायद उन्हें उसमें कुछ उत्तर मिल जाए। मेरा मानना है, पहली चीज तो ये है कि जो हमारे देश में मेडिकल साइंस के अंतर्गत कार्य चल रहा है उसमें आयुर्वेद जो है बहुत पुराना है। आयुर्वेद सुश्रुत संहिता में उसका सारा ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, वो तो ऑपरेशन तक करते थे, लेकिन उसको बढ़ावा किसी वजह से नहीं मिला। तो हम देखते क्या है कि हमें एक आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ एंड अदर थेरेपीज जो हैं, जैसे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर वगैरह सब चल रही हैं। मेन जो गोपाल जी ने प्रश्न था कि ये जो आपका मेडिकल जो एलोपैथ है, एलोपैथ में एक्चुअली क्या है कि इसमें जो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया या जो भी इन्फेक्शन होता है उसके लिए वो क्या करते हैं, इसमें जहर जहर को मारता वाला सिद्धांत लगता है, टिट फॉर टैट। मतलब यदि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसी के अनुरूप उससे लड़ने के लिए हम इंजेक्शन लगाएंगे या दवा देंगे, और वो वहां पर जा करके उनके जो बैक्टीरियाज हैं या जो भी है उसके खिलाफ लड़ता है। तो लड़ने पर वो जो है धीरे धीरे उसको डोज देते 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 वो जो है उस बीमारी को खत्म करता है। लेकिन वहां पर तो खत्म हो जा रही है, लेकिन वो दूसरी चीज को बढ़ा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं आप, और आपको ब्लड प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन आपकी किडनी है और आपके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो इफेक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। एक समय में ऐसा होगा कि दूसरे बॉडी को नुकसान होता है, लेकिन फिर हम उसकी दवा देते हैं। जो एलोपैथ इसलिए चल रहा है कि उसका तुरंत एक्शन हो जाता है, तो इसलिए एलोपैथ। और दूसरी बात, एलोपैथ की मोनोपोली है, जिसमें रिसर्चेज हो रहे हैं, जिसमें बेनिफिट्स ज्यादा हैं, और वो एमबीबीएस का कोर्स करा करके उनको लाखों में आते हैं, तो उनको कमाना भी है, 70% मेडिसिन में कमीशन भी लेना है, एवरीथिंग इज देयर, सो दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द डॉक्टर्स एंड अदर्स। और वो नहीं चाहते हैं कि दूसरी थेरेपी इन्वॉल्व हो, नंबर वन। नंबर दो, आयुर्वेद जो है वो बात पित्त कफ पर डिपेंड है, वो बात पित्त और कफ पर डिपेंड होता है। ये हमारे बॉडी में तीन का खेल है, आयुर्वेद पूरा बेस इसी पर है। जब बात पित्त कफ अगर संतुलित रहेगा तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, और इसमें से किसी एक की भी कमी हो गई, डिसबैलेंस हो गया, तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो उसको देख करके आयुर्वेद की दवाइयां दी जाती हैं, और ये आयुर्वेद की दवाइयां उनसे बहुत बेटर हैं एलोपैथ से। अब सवाल रहा होम्योपैथ का। होम्योपैथ सिम्टम के आधार पर होता है, हम सिम्टम देखते हैं आदमी के और उसके हिसाब से उसको दवा दी जाती है। और एक और पैथी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जिसमें क्या होता है कि जो सूर्य की किरणों से जो हर्ब्स वगैरह या ट्रीज वगैरह या जो मेडिसिनल प्लांट हैं उसमें एक शक्ति आ जाती है, दैट इज कॉल्ड अर्थ फोर्स। उसको कहा जाता है अर्थ फोर्स, आदि शक्ति। और हम उसका अर्क निकालते हैं, उसका इसेंस निकालते हैं, उस इसेंस की जो दवा बनती है वो होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन। वो मैटी साहब ने बनाई थी, और मैटी के उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे आप अगर तो उसमें मिल जाएगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। उसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया वो काम करती लिम्फ और ब्लड पर, तो मुझे सबसे बेटर वही लगी। लिम्फ और ब्लड में क्या होता है, जैसे आपका कोई ट्रक बॉम्बे से चला और वो सामान सप्लाई करते करते जहां जिसकी जरूरत है उतारता चलता हो, भाई ये कानपुर का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, तो अंत में वो अपने फिर वहीं चला जाता है बॉम्बे। इन द सेम वे जब हम उसमें जो मेडिसिन 144 मेडिसिन हैं उनमें से हम जो कॉम्बिनेशन बना करके जो देते हैं, ब्लड और लिम्फ के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, हम बॉडी में देते हैं, वो बॉडी में जाता है, सर्कुलेट होता है, और जहां पर जिस पार्ट को जरूरत होगी वो पार्ट को ले लेगा। उसमें कई ग्रुप जैसे सी ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए ग्रुप है, एफ ग्रुप है, तो कोई कोई लंग्स का है, कोई कहीं का है, लेकिन वो जिसको जरूरत होगी ऑर्गन्स को वही लेगा। तो वो सबसे सेफेस्ट है, मैं आपको फिर बताया दे रहा हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ इज ए बेस्ट थेरेपी।
और थर्ड मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत बढ़िया चीज है, जो योगी जी भी समझते ही होंगे, वो है हमारा, दैट इज द स्पिरिचुअल हीलिंग। जो अभी आपने बात की कि डाइजेशन का, ले रहा हूँ छोटा सा उदाहरण। डाइजेशन को मैं, योग में है सब कि आपको संतुलित आहार लेना है और व्यायाम करना है, ये सब करना, दैट इज गुड, योग भी बहुत बढ़िया साधन। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज समथिंग इन, जो अदर वो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये एलोपैथ का, और जो आपका डाइजेशन हो रहा है वो केवल और केवल, मैं समझा जहां तक समझता हूँ, दैट इज नॉट indigestion of food, that is the indigestion of the thought, 100%। इफ अगर आपका चिंतन सही नहीं है तो आपका डाइजेशन कभी सही नहीं होगा, नेवर। आप इस बात को नोट कर लीजिए। अब चिंतन को आप, योग सबसे बड़ा सहायक होता है अध्यात्म और योग, योग ही का पार्ट है अध्यात्म। तो इसमें क्या है कि हम उस चिंतन को अपने ठीक कर लेंगे, अपने विचारों को ठीक कर लेंगे, तो हमारे जो जितने चक्राज हैं वो सब बैलेंस रहते हैं, और ऑल चक्राज आर एक्टिव एंड बैलेंस। इन दैट पोजिशन दे क्रिएट, सब चक्रास से कनेक्टेड होता है, एंडोक्लाइन और ग्लैंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके माइंड से पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और गले से थायराइड ग्लैंड्स, और हार्ट, और आपके पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड्स, देयर आर ग्लैंड्स इन एवरी चक्रा, और हर चक्र से उसके रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जो ऑर्गन्स होते हैं, और वो चक्र जब गड़बड़ होते हैं हेल्थ रेज के द्वारा, जब उनको एनर्जी नहीं मिलती, जो 72,000 नाड़ियां बनाए गए उनका काम है, अगर उनको एनर्जी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, वो चक्र जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, और इन दैट केस जो उससे कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं और जो उनसे कनेक्टेड ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सिक्रेशन को डिसबैलेंस कर देती हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड जो मस्तिष्क में रहती है, तो वो सबको कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। और आज्ञा चक्र को इसीलिए मास्टर चक्र कहा गया है कि वो सारे चक्रों को कंट्रोल करता है। आपके बेसिक चक्र से 3 जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां आती हैं वो वहां पर मिलती हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। तो ये बहुत डिटेल है, सब्जेक्ट को तो मैं किसी टाइम और बताऊंगा। मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है मैं कि योग, निवेदन करूंगा कि जी एक दिन आपका बहुत अच्छा विषय बताया, एक दिन आपका इस पर सेशन रख लेंगे, क्योंकि हाँ ये पूरा बायोसाइकोलॉजी है और प्लस आपने इंटीग्रेट किया सारे हाँ पैथीज के साथ। लेकिन हाँ चूंकि विषय आज सिर्फ आयुर्वेद का है, इसीलिए उस पर फोकस करते हुए, क्योंकि आपने पूरे खत्म कर रहा हूँ इंटीग्रेशन सर, में 2 बताया। मिनट। ओके, जी थैंक यू जी सर, मैं खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट करके। तो मेरा मकसद जी यह है कि जो आयुर्वेद बात पित्त का पर डिपेंड है, और आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और जो ये मैं बता रहा हूँ इसका मैं 9 से 9:30 बजे एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोग्राम करता हूँ, दैट इज फ्री फॉर एवरीवन। तो जो कोई ज्वाइन करना चाहे उसको कर सकता है। ध्यान और योग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द थर्ड थिंग इज द थॉट, क्योंकि थॉट के पीछे एनर्जी है। तो ये डाइजेशन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। और आयुर्वेद जो हमारे सनातन धर्म की उपलब्धि है वो तो है ही है, उसमें मैं कोई दो राय नहीं करता हूँ सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपने जो बात बोला वो बुनियादी बात है, और हम निवेदन करेंगे कि जैसे आप सेशन करते हैं उसी प्रकार सप्ताह में एक दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका भी सेशन हो जाए। ओके और ओके चूंकि यह तो आधार है, और इसको इंटीग्रेट करके जैसा डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी एक सीरीज की बात कर रहे हैं, और उन्होंने हजारों की संख्या में सिर्फ 3 महीने में आयुर्वेद पढ़ा दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग ये इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। और अब मैं आगे निवेदन करूंगा जी कि जी जो हमारे आनंद सिंह जी हैं, बलदेव राज सूद जी हैं, वो लोग अपने प्रश्न या विचार प्रस्तुत करें, और डॉक्टर प्रशांत जी शॉर्ट में कृपया अपना उत्तर दें। आनंद जी। नमस्कार सबको। डॉक्टर प्रशांत जी, आपने इतना शानदार मतलब वो किया कि 2 घंटे बीत गए और मन ही नहीं कर रहा था कि आपसे मतलब विमुख हुआ जाए। लेकिन क्या है कि अब चूंकि सबके लिए अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए थोड़ी सी मजबूरी आती है कि भाई सबके क्वेश्चन उसमें वो हो जाए, एंटरटेन हो जाए सबके। तो मेरा ये जी था कि धन्यवाद। आपने तो कारण बताए, कुछ जेन्युइन कारण है, वो निश्चित रूप से कभी कभी जब वो कारण कम होते हैं तो वो रिलैक्स मिलता है लोगों को, और जब वो कारण थोड़े बढ़ जाते हैं तो वो
सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कारण एकदम परफेक्ट रहा, जो कि व्यवहारिक रूप से भी मैं भी थोड़ा सा इसका पेशेंट हूँ, तो इसलिए मुझे वो चीज एकदम सटीक लगी। दूसरा ये कि जो आपने उसका प्रिकॉशन बताया, वो भी बहुत अच्छा प्रिकॉशन बताया। अब उसे ट्राई किया जाएगा, क्योंकि मेरी एज अभी 60 के आसपास आ रही है, 58 हो रही है। तो 58 में ही वो घुटने वाले दर्द या यूरिक एसिड ये सब बनने शुरू हो गए हैं। हो गया। अब मैं ये थोड़ा सा चाह रहा था कि वो चीजें तो मैंने पूरी नोट कर ली। मैं चाह रहा था कि कुछ आयुर्वेदिक जो कॉमन दवाएं होती हैं, जो कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब जैसे रामदेव ने गिलोय एक पैदा कर दिया। अब गिलोय हम लोग ले लेते हैं, तो वो एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका समझते हैं, हम समझते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं, आप बताएंगे होता है कि नहीं होता है। तो जैसे गिलोय हमने ले, ऐसी कुछ कॉमन दवाएं हैं जिससे किडनी स्ट्रांग हो, क्योंकि अब एज आ रही है, अब किडनी में प्रॉब्लम आएगी आएगी। दूसरा ये गैस कम बने और यूरिक एसिड कम बने, राइट। इसके लिए कॉमन दवाएं। जी जी। जी। एक तो यूरिक एसिड, गैस, और किडनी की स्ट्रांगनेस के लिए, कि किडनी फिल्टर करना शुरू करें, मान ली कमजोर हो गई है या डैमेज हो गई है, या डैमेज तो नहीं कहेंगे, मतलब उसका पावर कम हो गई है, तो उस वजह से जैसे किटेनिन बढ़ रहा है मान लीजिए। तो क्या अपन बिना दवा के नहीं कर सकते? दवा जरूरी है। नहीं, ये प्रिकॉशन तो किया जाएगा, लेकिन जैसे अब मैंने गिलोय का इसलिए एग्जांपल दिया कि गिलोय लोग घर में रख लेते हैं, 10 मूला रिष्ट राइट। घर में रख लेते हैं, वो जब होता है वो पी लेते हैं। ऐसे कफ के लिए होता है, वो जो काशमधु होता है, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, रख लेते हैं। मैं ऐसे ही ये चीजें कही, क्योंकि ये देखिए किडनी की प्रॉब्लम आनी ही आनी है सबको, क्योंकि जो खान पान है देखिए, उससे आती ही आती है। जी 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 जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जी पर मेरा मानना थोड़ा सा विपरीत होता है कि जी। इसलिए जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट जरूर होगा। अच्छा। भाई, सिक्के के दो पहलू है ना, हम्म। तो दोनों चीजें होना जरूरी है, होगा। ये विज्ञान का नियम है। हम सारे वैज्ञानिक जितने भी है ना, आप उनसे बात करिएगा कि किस चीज का साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो मना कर देंगे। ये जो एकदम रिसर्च लेवल पे है ना, खाली हमारे जैसे ग्रेजुएट डॉक्टर भले ही हो सकता है आपको कुछ भी बता देंगे, ग्रेजुएट नहीं है आप, उस लेवल पे जाएंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि विज्ञान का एक स्तर है। विज्ञान अपने स्तर पे जाके उस चीज को ठीक नहीं मानता है। तो जिस चीज का इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट जरूर होगा। आप अपने घर में चीजों का प्रयोग देख सकते हैं, जैसे पानी। अब पानी का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? कुछ नहीं। पानी तो पीते हैं सब लोग, जीने के लिए पानी की जरूरत है, और ये पहली रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। खाना दवाओं की तो बात ही भूलिए, पहले तो पानी चाहिए भाई। अब पानी को आप सुबह उठ के सीधा 4 गिलास 3 गिलास पीना शुरू कर दीजिए, बिना प्यास के पीना शुरू कर दीजिए, यहाँ चेहरे पे आपके थोड़ी सूजन होने दिखने लग जाएगी। चेहरा ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरा नहीं, किसी हाथी के बच्चे का है ना, ऐसा चौड़ा चौड़ा चेहरा। तो ये क्यों हुआ? पानी का तो साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, राइट। ऐसे ही गिलोय का भी ये बाजार है, मुझे माल बेचना है, मुझे माल बेचना है, तो मैंने कुछ भी ला के ये बता दिया, ये साहब अच्छी है चीज, मेरी दुकान है, मेरा माल है, तो मुझे बेचना है, मुझे बेचना। अब हालांकि मेरी तो कोई दुकान नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ खुल करके। मेरी दुकान होती तो मैं भी बोलता, देखो मैंने ये बनाया। तो हर चीज का साइड इफेक्ट होता ही है, ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। हम बोलते हैं ना होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं होता है, होम्योपैथी का ऐसा साइड इफेक्ट देखा गया है, पूरा चेहरा काला पड़ा। एक लड़की आई थी, खुद डॉक्टर है वो, होम्योपैथी की, है ना, हैवी। जब 10 cm एनएम में आप, जब आप इस लेवल पे जाके मेडिसिन लेंगे, 10 एम ले ली उठा करके, पहले सिम्टम्स मैच करिए ना। होम्योपैथी का सिद्धांत है, जब हमने पढ़ा, हमारे एक डॉक्टर मुखर्जी थे, मैंने होम्योपैथी भी सीखा, आयुर्वेद भी और एलोपैथी भी, अलग अलग गुरुओं से अलग अलग चीजों को समझा है, जो उसके विद्वान रहे, सबके पास रह के सीखा है। एक सर्जन के पास सर्जरी भी सीखी,
समझा है, मैंने इसको समझने का प्रयास किया, होता क्या है, क्यों होता है, कहाँ क्या करूं कि मेरे को ज्यादा लाभ हो जाए। क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं, मुझे आज भी कोई मिल जाए तो मैं तैयार बैठा हूँ। वो हर चीज का इफेक्ट होता है। ये जितने भी मेरे को गुरु मिले अपने अपने विषय के, चाहे वो एलोपैथी के मिले, उन्होंने भी ये माना है इस बात को बात करते हुए कि साइड इफेक्ट होता है। होम्योपैथी के भी डॉक्टर मुखर्जी बड़े नामी डॉक्टर थे अपने जमाने के, आज से 40 साल पहले उनका बड़ा नाम हुआ करता था। हमने तो अंतिम अवस्था में सीखा। एक डॉक्टर काला हुआ करते थे, बड़ा नाम थे, कई यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर थे ये लोग। तो ये भी इसको कह के गए कि नहीं साहब होता है साइड इफेक्ट। तो ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। अभी आधुनिक जो रिसर्च पेपर आए हैं, गिलोय का साइड इफेक्ट वो बताते हैं कि गिलोय को यदि जिसको हाई बीपी है और हाई शुगर है, वो यदि उसको ग्रहण करता है तो उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन लो वालों को मैंने गिलोय घनबटी दिया बुखार के अंदर, लेकिन उसका लो था, उसकी पल्स रेट गिर गई और बीपी भी लो और हो गया। तो वो मुझे लगा कि ये रिसर्च खाली बिजनेस के माध्यम से होगी, पर जब जब मैं सामने पेशेंट के ऊपर रिजल्ट देख रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस में, तो बहुत अंतर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे दालचीनी है, दालचीनी का क्या साइड इफेक्ट है भाई, सभी खाते हैं। बॉडी डिटॉक्स करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है, नसों को साफ करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। अब इस दालचीनी को खाना शुरू कर दीजिए। चाय बना के मेरी पत्नी ने मुझे घर पे दिया, मैं एग्जांपल अपना बता रहा हूँ, दूसरे का क्या बताऊं। रेगुलर, क्योंकि मेरे घर में मुझे बीपी लो की टेंडेंसी है, तो मैं चाय लेता हूँ। तो चाय में वो अच्छा खासा जम के ये गिलोय और वो मिलाने को मैंने बोल दिया था, थोड़ा थोड़ा मिलाना शुरू करो। उन्होंने जम के डालना शुरू कर दिया, सबने बोला बहुत फायदा है। मेरा बीपी लो इतना होने लगा कि मुझे खड़े होने में चक्कर आने लगे। जब मैंने, हालांकि बीपी चेक करता नहीं, झपने इस झमेले में पड़ता कम हो गया, क्योंकि एक बार पहले हुआ था। तो उसके बाद में जितना ज्यादा दिमाग में अपन सोचते हैं ना कि ये हो रहा है, तो वो होता है, क्योंकि दिमाग बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देता है भाई। तो उससे बचने के लिए मैं ये सब करता नहीं हूँ, अपने पे टेस्ट में करता नहीं। तो जब मैंने देखा कि ये हुआ, तो हुआ क्यों, बाद में मैंने पूछा कि हम कितने टाइम से कुछ चीजें में परिवर्तन कर रहे हैं घर के अंदर। तो उन्होंने बताया कि मैंने करीबन अगले 3 से 4 पिछले 4 दिन में हमने ये चीजों का प्रयोग किया, ज्यादा से ज्यादा चाय के अंदर, बाकी चीजों में, खाने में भी, है ना। तो इसका असर ये त्वरित देखने में मिला, सिर्फ 3 दिन में, 4 दिन में मुझे देखने को मिला। तो हो सकता है लंबे समय तक तो पता नहीं क्या होगा। तो हर चीज का ये सेफ तो मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि 5 तत्व हैं हमारे सृष्टि में, 5 तत्व हैं। अब किसी को लेने से एक तत्व तो बढ़ ही रहा है ना आपका। सृष्टि में क्या माना जा रहा है, 5 तत्वों को घटना और बढ़ना ये बीमारियों का कारण बन रहा है। तब कोई चीज आप रेगुलर उसको यूज करेंगे तो उसमें कुछ तो कंटेंट होंगे ना, वो बढ़ ही जाएंगे। तो सेफ वाली जो चीज है ना, ये दिमाग से हमको निकाल देनी है कि ये चीज सेफ है, ये चीज अनसेफ है। ये शरीर शरीर विक्षम ऐसा कह के गए महर्षि वाग्भट, महर्षि सुश्रुत ने, दोनों ने लिखा है। तो इसलिए इस सिद्धांत को थोड़ा सा अलग मानता हूं मैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में भी देखने को मिल रहा है और प्रैक्टिकली भी मैं समझा अपने पिछले 40 सालों में। इस विषय पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्या रेगुलर दवा यूज के लेनी लिए नहीं चाहिए, कह क्या रहा रखनी मैं चाहिए। जी, मैं रेगुलर यूज के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो अगर इन दवाओं के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो उनको लिया जा सकता है। उसके बाद राइट अगर राइट। वो नहीं समझ पा रही है तो प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के पास जाना ही तो पड़ता है, लेकिन ये आपके कॉमन। जी आदरणीय, आपके किचन के अंदर बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं। जी जैसे आपको अचानक क्या हो गया, मैं पूरी किचन थेरेपी आप कहेंगे तो मैं पूरा कोर्स बना के करा दूंगा। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बाहरी दवाएं काम नहीं करती हैं, उससे तेज किचन की दवा काम करती है। मैं कैंसर तक पे उसमें काम कर चुका, मुझे जरूरत नहीं पड़ी बाहर से दवा लाने की। किचन इतनी समृद्ध है आपकी, किचन नहीं है वो दवा खाना है, मेडिसिन हाउस है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, आपकी तुलसी का पत्ता है, तुलसी का पत्ता और गिलोय, ये आप जितना घोट करके चाय या काढ़ा बना करके दोगे,
बुखार उतारने में आपको मदद कर देगा। और क्या चाहिए, इसके साथ काली मिर्ची डाल दीजिए। ये 2-3 पार्ट ही आपको काफी है, घनवटी लेने की जरूरत नहीं है, बाकी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। चिरायता, चिरायता काल में, अब ये मेडिसिन है, आपको रखना है तो ये रख सकते हैं। वे बुखार उतारने में कड़वी चीज कोई भी ले लो, बुखार आ जाए ना तो उसको करेला घिस करके पिला दो। इतनी सारी, नीम के पत्ते खिला दीजिए आप। कड़वी चीजें 6 चीजों को याद रखना है, मीठा, खट्टा और नमकीन। यदि आपको बॉडी में कुछ चीज बढ़ता हुआ दिखे तो इनको अवॉइड करना है। रस के ऊपर ध्यान दीजिए बजाय किसी, मैं इतना शॉर्ट करके करना चाहता हूँ इस विज्ञान को, आयुर्वेद को इतना शॉर्ट कर दिया। अभी योगी जी ने आपको बता ही दिया, 4 महीने में पूरा आयुर्वेद खत्म, इतना शॉर्ट बना दिया। सर मेरा क्वेश्चन है, तो हमें लॉन्गेविटी पे क्यों जाना, ये मेरा सोच है। जी आपका प्रश्न। जी सर मैं डॉक्टर राजाराम यादव पशु चिकित्सक हूँ। मैं जी दोनों तीन सिस्टम में, बल्कि सभी सिस्टम सभी जानवरों में भी और यूज करता हूँ। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नहीं, एक क्लैरिफिकेशन है। मैंने कल का आपका लेक्चर नहीं सुना, मैं कहीं बाहर था। तो ये है कि आयुर्वेद में आप एज ए होल कोई भी प्लांट या चीज, नुस्खा जो है ना, पूरा पूरा लेते हो। उसमें कुछ पदार्थ आपने खुद ही बताया कि साइड इफेक्ट है और कुछ पदार्थ यूजफुल हैं। तो हम इसका आगे जो यूजफुल है उनको अलग कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि आपने चरक और पतंजलि सबका जो एग्जाम्पल बताया है, उन्होंने वो सिस्टम वहां अप्लाई किया था, तो शायद उस टाइम तो पूरे के पूरा पेड यूज करते थे या पूरे को पूरा अन यूज करते थे, जैसा भी है। लेकिन अभी क्या हम उसको थोड़ा सा अलग कर सकते हैं? इस तरह की जी अगर आप, धन्यवाद। जी, सादर आभार कि आपने एक अच्छा प्रश्न सबके लिए रखा। तो आपके प्रश्न के आधार पे हम क्या यूजफुल और क्या अनयूजफुल, क्या इसको हम डिवीजन कर सकते हैं, राइट। इसी प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं और इसका उत्तर खोजते हुए चलते हैं। महर्षि चरक को समझते हैं। महर्षि चरक क्या बोलते हैं इस विषय में। महर्षि चरक वही 5 तत्वों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं सृष्टि में हर चीज उपयोगी है, अनुपयोगी कुछ नहीं है। उपयोगिता विषय पर आधारित होती है। विषय की आवश्यकता है तो उपयोगिता है, विषय की आवश्यकता नहीं है तो आप पशु चिकित्सक रहे हैं, आपके पद पर आप थे तो आप डॉक्टर साहब थे, आपकी उपयोगिता थी तो समाज को उसकी आवश्यकता थी, तो आपकी उपयोगिता नजर आती तो आपको नमस्कार करते थे। आज आप और हम फ्री हैं, सरकार में जॉब में नहीं है, इतना हमको कोई पूछता है तो हमारी उपयोगिता क्या है समाज में, ये विषय है। शरीर में भी, सृष्टि में भी, हर जगह उपयोगिता पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो उपयोगिता क्या है और अनुपयोगिता क्या है। यदि हम उपयोगी बने हुए हैं समाज के लिए तो समाज हमें पूछेगा, और यदि हम अनुपयोगी हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, रिटायरमेंट हो गया, पेंशन ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर समाज हमको अनुपयोगी मान करके एक किनारा करने लगेगा, राइट। कुछ लोग एक्टिव हैं, जैसे तावड़े साहब है हमारे, एक्टिव हैं। ऐसे कई लोग हैं हमारे साथ में, ऐसे विद्वान हैं तो लगे हुए हैं, आज फ्री होने के बाद, अपने कार्य मुक्त होने के बाद में भी उपयोगी बने हुए हैं। तो अब हम आते हैं किन चीजों की बात करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे दवाओं के बारे में कह रहे हैं या? जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी एक है, ग्लो है, तुलसी है, उसमें दोनों जी तरह के अंदर पदार्थ हैं, तो हम जी क्यों जी, ना उसको अलग अलग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आयुर्वेद में महर्षि निघंटु हुए, निघंटु ने क्या किया है, इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया गुण चिकित्सा, आयुर्वेद क्या है, गुण चिकित्सा। तो 20 तरह के गुण हैं। हालांकि मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ, जिन्होंने नया हम ज्वाइन कर रहे हैं आज लेक्चर में, पिछले बार में बता चुका हूँ, 2 बार हो चुके हैं। तो उसमें गुण चिकित्सा आयुर्वेद कह रहा है 20 गुण है हमारे। तो 20 गुणों में जो गुण विपरीत गुण वाले हैं उसके साथ में क्लेश करते हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं उपयोगी हो जाती हैं जब आपको विपरीत गुण की परेशानियां भोग रहे हैं। जैसे कि किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो क्या हो रहा है, हमने क्या किया,
ये गुरु गुण, भारी गुण हो गया, शरीर के अंदर क्या चला गया, भारी हो गया। तो अब इसका उल्टा गुण क्या है, हल्का, रुक्ष, है ना। तो ऐसी चीजों का हम प्रयोग करेंगे तो हमारी 2 से 3 दिन में डाइजेशन भी ठीक हो जाए, एसिडिटी तो आपके 10 मिनट 15 मिनट में ठीक हो जाएगी, दवा खाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी समय ज्यादा लगता है, पुरानी चीजों में आयुर्वेद में समय नहीं लगता, केवल क्या चीज खाना है क्या चीज छोड़ना है, केवल इतना सा करना है, दवा की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर गुण की चिकित्सा है, जैसे तुलसी है। अब तुलसी डाइजेशन में भी काम कर रही है, क्यों? क्योंकि डाइजेशन में जो ऐसा इनडाइजेशन आपकी बॉडी में हुआ हो, जो कि दूध या दूध से बनी हुई चीजें या चिकन या गिजा वाली चीजों से बन करके हुआ है, तो ऐसी चीज में तीखा स्वाद वाली सारी चीज काम करेगी। उसमें तुलसी भी काम करेगी, इसमें काली मिर्च भी काम करेगी, है ना। आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आचार्य जी। मुझे जो क्वेश्चन पूछा है वो या तो आप समझे नहीं या मैं समझा नहीं इसका। मैं ये पूछता हूँ, तुलसी में सारी चीज है, पर जो उसमें अच्छी है किसी भी एक पदार्थ में, क्या हम दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं केमिकली? हाँ, केमिकल में क्या, उसमें जो कंटेंट है उसको हम अलग अलग निकाल के कर सकते हैं, हाँ, यूं। तो ये उसको लें, हाँ, बाकी बहुत तो बढ़िया, पता नहीं। बेस्ट प्रश्न है ये। देखिए आयुर्वेद बोलता है, आयुर्वेद नहीं, ये प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति में सहभागिता का विषय जरूरी है। यदि कोई कंटेंट में ये तत्व है, ये तत्व है, ये तत्व है, उसमें से एक कोई तत्व बाहर निकाल लिया जाए, जो आधुनिक विज्ञान के लोग करते हैं, उसका एसेंस बना लेते हैं या कोई कैप्सूल बना लेते हैं, तो सिमिलर कहानी, जैसे आपके परिवार में आप 4 व्यक्ति हैं और आपको ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो वो कैप्सूल वाली कहानी है। वो उसका जो कंटेंट आपने कैप्सूल में बंद कर दिया, तो वो कुछ समय इंस्टेंट लेवल पे तो आपको उपयोगी साबित हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक उसको साइड इफेक्ट देखने पड़ेंगे, उसके आपको झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी विकृतियों के साथ में आया है। उसकी विकृतियों को इस प्रकृति ने या माँ दुर्गा ने उस प्रकृतियों के साथ में, जो उसके साथ जो कंटेंट आए थे, उनसे ढक रखा था, उसको आपने बाहर निकाल लिया। इस वजह से वो खतरनाक हो जाता है, अदरवाइज वो ठीक है। Thank you. उत्तर मिला? उत्तर नहीं मिला। जो मेरा फिर क्वेश्चन से प्रयास करता हूँ, बताइए। पदार्थ है, मैं भी कर रहा हूँ यूज। हमारे जो 5 पदार्थ हैं, एक 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 मान लो ग्लो ही है, तो उसमें से हमें जो बुखार कम करती है उसका हम सेपरेट यूज कर सकते हैं? नहीं, आयुर्वेद में इसका सिस्टम है या नहीं? आप कह रहे हो नहीं है, ये उत्तर में। नहीं, आयुर्वेद मना करता है, सैद्धांतिक आयुर्वेद मना करता है, आधुनिक आयुर्वेद जो है उसको धड़ल्ले से चला रहा है, क्योंकि धन्यवाद साहब। समय हो चुका है। आखिरी में एक अंतिम प्रश्न कोई अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। राजीव जी, आप एड्रेस पूछना चाह रहे थे, आप पूछ लीजिए, और अन्य कोई साथी अगर कहना चाहते हो तो कह सकते। जी, मैं पूछना चाहता हूँ अभिषेक जी एक प्रश्न। जी जी, भूपति जी स्वागत। जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी, प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो दवाइयाँ आयुर्वेदिक अब प्रोफेशनल तरीके से उगाई जा रही हैं, जैसे गोखरू, हमें वो खाली बिल्कुल जो कभी जमीन यूज नहीं होती थी या उस तरह की थी, उस पे उसका मिलता था, और जो प्रोफेशनल तरीके से अब उगाई जा रही है, क्या इसके प्रभाव अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, वही हम एलोपैथी सिस्टम पर आ गए हैं। अब उसको हम बोल रहे हैं नेचर है, नेचर से आया है ना, ऑर्गेनिक है जिसको बोल रहे हैं हम लोग। अब ये नेचर से तो आया, लेकिन ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इसमें दूसरी खामियां और आ रही हैं। अब जैसे जिस जमीन में जो चीज पैदा नहीं होती थी, उस जमीन में कुछ नाइट्रोजन फास्फेट कुछ भी डाल के, या उसमें क्षतिपूर्ति जो कमी हो रही है उसको हम पूरी करके जुगाड़ करके हम चलाना चाह रहे हैं। तो
अल्टीमेटली हम नेचर से हटके ही काम कर रहे हैं ना। नेचर चाहता नहीं था कि ये चीज हो यहाँ, तो वो भी यहाँ पैदा हो रही है। ऐसे ही गोखरू का जैसे आपने एग्जांपल लिया, गोखरू हमने यहाँ बो दिया, एक नेचर ने दिया था हमें गोखरू उस व्यवस्था को बनाने के लिए, क्योंकि नेचर को पता था कि इस एरिया में जो गोखरू पैदा होगा उसमें जो कंटेंट है वो आरएसटी वाला सिस्टम, रीजनल सीजनल ट्रेडिशनल वाली बात यहाँ आयुर्वेद के सिद्धांत पर आ जाती है। वो जो कंटेंट गोखरू के अंदर है, जो किडनी या पेट के निचले वाले अंगों को फिल्टर करने में या अच्छी एक व्यवस्था बनाने में योगदान देने चाहिए थे और लंबे समय तक काम करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी उपयोगिता वहीं तक सीमित होगी जब आपने उसका कंटेंट पूरा ले लिया एक जगह। बस यही दिक्कत आती है, सिद्धांत आयुर्वेद में यही परेशानी है। जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी स्वागत। राजीव सक्सेना जी। हेलो जी। जी प्रणाम सक्सेना जी, बताइए। प्रणाम जी। वो मैं मिलेट्स का जो एग्जीबिशन या सेंटर या ग्रेटर नोएडा में है, तो उसका मैं एड्रेस वगैरह चाहता था और कोई कांटेक्ट नंबर है तो वो चाहता था। मिलेट्स का सेंटर नहीं, वो मिलेट्स का सेंटर नहीं है, वो एक आयुर्वेदिक सेंटर अभी आचार्य ये डॉक्टर प्रशांत जी ने बनाया है, उसका एड्रेस। जी जी अच्छा, हाँ उसका एड्रेस क्या है? हाँ उसका एड्रेस है ये अभी मैं आचार्य अंतरन जी है ना यहाँ पर अभी उपलब्ध? नहीं, वो अभी क्विट कर गए, उनको कुछ फैमिली की कुछ मीटिंग चल रही है तो उसमें अच्छा राइट। अच्छा, नहीं तो मैं उनसे पूछ लूंगा मैं। हाँ मुझे यहाँ का है ना, ग्रेटर नोएडा में है ये और सिग्मा 1 में है, तो जी या तो आप मेरे को नंबर पे मेरे हाई करेंगे तो मैं आपका लोकेशन यहाँ का भेज दूंगा। मैं राजीव जी आपको प्रशांत जी का नंबर भेज दूंगा और हाँ जी, आप संपर्क कर ठीक सकते है। हैं। तो ठीक है लोकेशन से है ना आप आ जाइए, मैं अभी यहाँ सिग्मा पे 1 हूँ, में 5-7 दिन रहूंगा। तो अच्छा सिग्मा 1 ग्रेड। यहाँ पे हाँ सुबह 9 बजे से ट्रीटमेंट चालू हो जाते हैं। काफी क्रिटिकल केसेस हैं सारे यहाँ पर, ऐसे ही केसेस हैं जो कहीं पे समाधान हो नहीं पाए, कुछ लोग तो आत्महत्या को तैयार हैं, ऐसे केसेस हैं। आप मिलेंगे उनसे तो वो खुद ही बताएंगे। तो आप वहाँ पे किस टाइम से किस टाइम तक मिलते हैं? मैं 24 घंटे यहीं हूँ, ऊपर रेजिडेंस बना दिया यहाँ हमारे कुछ साथियों ने, क्योंकि ये जो सेंटर बनाया है यहाँ संध्या त्रिपाठी जी हैं, ऐसे और भी ये संजय शर्मा जी भी आ रहे हैं, एक हमारे पुराने रिटायर एक और अधिकारी हैं, सीएमडी रिटायर यादव साहब, वो भी हैं। ऐसे कुछ सब साथियों ने मिलके ये सब बनाया है। अब ऐसे कई सेंटर बना रहे हैं सब लोग मिलके अलग अलग, तो मैं पूरा बाहरी पूरा मेरा विजिट ही रहता है, ऑल इंडिया में घूमता रहता हूँ, जहां जहां भी ऐसी कोई चीजें होती है तो मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ। वहां मैं पहुंच जाता हूँ, वहां रहना शुरू कर देता हूँ और जो पेशेंट आते हैं उनके लिए हम समाधान ढूंढते हैं सब मिल। फिर तो आपसे बाकी मिलना लोग बहुत हमारे जरूरी है। जी हमारे जो साथी हैं वो डॉक्टर नहीं है, इस वजह से उनको दिक्कत है, तो लेकिन उन्होंने उनकी हार्दिक इच्छा है कि हमें कोई व्यवस्था ऐसी बन जाए, तो ऐसे जहां जहां भी हिंदुस्तान में बनेंगे हम तैयार हैं। जी जी स्वागत, ठीक आप है, मैं आइए मिलता राजीव हूँ जी। हाँ हाँ जरूर मिलता हूँ। जी जी आइए। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। जी वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न बच रहा है तो वो पूछ सकता है, अन्यथा समय हमारा पूरा हो चुका है। कल हमारा 8:15 का कार्यक्रम जो है वो प्राकृतिक उस पर है और इसको ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी वो करेंगे, इस पर अपने विचार रखेंगे। उसका लिंक आपको कल दोपहर तक भेज दिया जाएगा और आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना इस पूरे चर्चा को। और डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी का मैं विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने विस्तार से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ साथियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए तो वो आगे धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रशांत जी का नंबर और बाकी अगर किसी को चाहिए तो वो मांग सकता है, वो हम उसको उपलब्ध करा देंगे।
तो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 8:15 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि, धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।